कंप्यूटर पे नजर लगाने की वजह से आपको कई तरीके से दिक्कत आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी आंखों की है। दूसरी आपकी बैक की मसल्स, आपकी नेक की मसल्स, आपके हैंड की मसल्स, जो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे माउस पकड़ के काम कर रहे हैं जी। इन सब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। आप एक पोस्चर में बैठे हैं, आप काउच्ड पोस्चर में बैठे हैं, आप स्लाउच होके आप ऐसे बैठे हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा प्रेशर पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने से हम आम भाषा में कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया, बेसिकली नेक पेन है। ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं पंजाब में, पर जब पानी नीचे जाएगा तो वो पानी नीचे जाने के बाद कौन सी बीमारियां लगेंगी और आंखों का स्पेशल क्या ख्याल रखना है? मुंह पे डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, मुंह पे हमेशा साफ हाथ लगाना है, मतलब हाथ धो के या हाथ सैनिटाइज करके। कंटेमिनेटेड हैंड से कभी भी मैं यहाँ पे टच करूंगा तो ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं जैसे वैसे बच्चों को भी वैसे दिखता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको कलर विजन नहीं होती, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। 1-2 महीने तक उसको 8 से 10 फीट तक की दूरी का ही दिखता है। स्क्विंट हमें लगता है वो टेढ़ा देख रहा है, बट वो देख सीधा रहा हो। हमारी एक आंख के अंदर 6 मसल्स हैं, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कहते हैं। जिन बच्चों को स्क्विंट होता है वो मसल काम करना बंद कर देती है, कोई एक मसल काम करना बंद कर देगी। तो मेरी 3 मसल ऐसे लगी हुई है, 3 मसल ऐसे लगी हुई है। सपोज एक ने मसल ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, ये वीक हो गई, तो ये वाली ओवर एक्टिव होगी, इसने अंदर की तरफ खींच लेना आंख को, तो ये आंख सही देख रही है, ये आंख अंदर की तरफ चली गई। तो ये स्क्विंट का प्रिंसिपल है। शुगर वाले मरीज है, उनको अपनी आंखों का क्या खास ख्याल रखना चाहिए? शुगर बढ़ने से हेलो डॉक्टर नीरज, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो सर, हरमन जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर आज हमने डिस्कशंस करनी है अबाउट आईज, जो बच्चों में चीजें चलती हैं, वहां से लेके हम बुजुर्गों तक जरूर पहुंचेंगे। बट हमारा स्टार्ट यही है कि जैसे बच्चों को बचपन में हम देखते हैं जैसे, वैसे बच्चों को भी वैसे दिखता है। सर बचपन से मतलब बचपन में तो दिखता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है जी तब उसकी निगाह बहुत कम होती है। तब एक तो आंख जो है वो पूरी डेवलप नहीं हुई होती जी, अंडर डेवलपमेंट होती है। और आप लगाइए, जब बच्चा पैदा होता है उसको कलर विजन नहीं होती, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट विजन होता है। हाँ, बहुत शॉर्ट होता है। बेसिकली उसको बनाया इस तरह से गया है कि वो अपनी माँ के पास रहे, अपने माँ बाप के पास रहे, और बस उसी का टच पहचानता है, उसी को जानता है जी, वही केयर करती है। और 6 महीने तक जो बच्चा है उसकी कलर विजन अच्छी 4 से 6 महीने के अंदर अच्छी डेवलप हो जाती है जी, और वो दूर तक देख सकता है। 2 साल तक बच्चा उसकी प्रॉपर परफेक्ट विजन आ जाती है जी, ठीक है। थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट आगे होती रहती है, बट 2 साल का बच्चा अच्छा देख सकता है, जैसे आप और मैं देख रहे हैं, लगभग वैसा देख सकता है। 2 साल का बच्चा बिल्कुल ओके हाँ, देख लगभग सकता है। वैसा देख ठीक है, तो क्या न्यू बॉर्न बेबी का आई चेकअप करवाना चाहिए, या इसका एक टर्म है कि इतनी टर्म के बीच बीच ये आई चेकअप हो जाना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी का आई चेकअप फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक बार होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं करना जी। डॉक्टर ने सिर्फ एक जनरल व्यू, ओवरव्यू लेना है बच्चे का आंख का, कि कोई बीच में लेंस की ओपेसिटी, कोई कॉर्निया की ओपेसिटी तो नहीं है, तो शायद पेरेंट्स से मिस हो जाए जी। एक बेसिक स्ट्रक्चर सब ठीक है, आंख का स्ट्रक्चर ठीक है, बस ये चीज देखनी होती है। उसके बाद जब बच्चा 3 साल का होता है जी, उस वक्त एक बार दोबारा एक जनरल चेकअप, बशर्ते कि पेरेंट्स को किसी मतलब बच्चे की आंख में कोई दिक्कत नहीं दिख रही जी, ठीक है, उस टाइम पे जब उसको सब कुछ सही लग रहा है तब एक बार चेक कराना जरूरी है। अगर दिक्कत लगेगी तो पेरेंट्स अपने आप लेके आएंगे ही। ऐसे कौन से साइन है? इसके अंदर सबसे पहला जो साइन आपको आता है, कोई भी व्हाइट रिफ्लेक्स आंख के अंदर आना, कोई सफेद चमक किसी भी तरह की जी। जैसे आप और मैं देख रहे हैं, एक दूसरे की आंखें हमारे को दिख रही हैं, तो ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की टाइप में हमारे को दिखती है इंडियन सिनेरियो के अंदर। इसके अंदर कहीं पे व्हाइटनेस आ जाना इस ब्लैक पार्ट के अंदर। और पेरेंट्स को जो साइन दिखेंगे कि कोई बच्चा नॉर्मल अपनी एज ग्रुप के हिसाब से माइलस्टोन्स होते हैं, कि बॉल फॉलो करना जी, चीजों को ट्रैक करना, गेज करना। आप टॉय के साथ खिला रहे हैं, जैसे अभी 2 महीने का बच्चा है, आप उसे इतनी हाइट पे उसका खिला रहे हैं, आप यहाँ पे खिला रहे हैं, बच्चा उधर देख रहा है, उसकी तरफ नहीं देख रहा जी, ठीक है। तो ये साउंड और विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं, या ये क्यूज होती हैं जो पेरेंट्स को लेनी होती है। जनरली सारे देखते ही हैं, और अगर वो उस चीज को ट्रैक नहीं कर रहा, उस चीज को नहीं पकड़ रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर पेरेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर 3 साल के बाद जो उसके बाद हम जनरल चेकअप होता है जी, कि फर्स्ट एक्चुअल चेकअप बच्चे का कब हो, वो 5-5.5 साल की उम्र पे है, जब बच्चा कोऑपरेटिव हो जाता है, स्कूल जाना शुरू हो जाता है, और हम उसको प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकते हैं, और अच्छी तरह वो हमारे को बता सकता है कि क्या है और क्या नहीं जी। बच्चों की
स्टार्टिंग में बीमारी उनको थोड़ी थोड़ी जैसे आनी स्टार्ट हो जाती है, आईज में रेडनेस होनी या उनकी ड्राई आईज होनी, ये कब और कैसे क्यों होती है? कई लोगों के बच्चों के पैदा होते ही कई बच्चों में लाली और एक पीला पीला डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं आंख के कोने पे जमा होने लग जाता है। सो वो पैदा होने के पहले महीने के अंदर अगर आ रहा है तो वो बर्थ रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकती है जी। तो उसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी पूछते हैं, जब जनरली पेरेंट्स आते हैं तो वो बता देते हैं, नहीं अगर कुछ समझ आता तो अपने आई डॉक्टर को आपने दिखाना है। तो ये तो जब पैदा हुए और पहले साल के अंदर हमने बहुत बार देखा बच्चों की आंखों में से पानी गिरता है जी, वाटरी आइज। हाँ, वाटरी आइज। तो पेरेंट्स उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। उस चीज को इग्नोर नहीं करना है जी। अगर वाटरिंग हो रही है 2, 4, 5 दिन से ज्यादा, 10 दिन से ज्यादा, तो आपने उसको दिखाना है, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ मसाज से, बड़ी सिंपल मसाज से, उसको क्रिगलर्स मसाज कहते हैं, उस मसाज से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आंख के अंदर पानी आना, बेसिकली जैसे हम रोते हैं जी, तो हम हमारी आंखों में से पानी जो आता है हमारे गला भर जाता है, कहते हैं नहीं रोते हुए गला भर गया, तो गला क्यों भरता है? मतलब पानी तो आंख में आ रहा है लेकिन उसका एक रास्ता है, आंख से होते हुए हमारे नाक में जाता है, नाक से होते हुए गले में जाता है, तो इसलिए हमारा गला भरता है। हम कोई दवाई डालते हैं तो हमारा खट्टा या कड़वा फील होता है, क्योंकि गले में क्यों जाती है? क्योंकि एक उसका पाथवे है, वो पाथवे यहाँ से होके जाता है नाक के अंदर से, एक हमारी हड्डी के अंदर एक चैनल बना हुआ है, ड्रेनेज चैनल। तो जो हमारे टीयर्स बन रहे हैं, हमारी कोई दवाई डल रही है, तो ये सब हमारी फ्लो कर रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली बनी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके बाहर तो नहीं गिरते, वो कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं ड्रेनेज चैनल के थ्रू। कई बच्चों के अंदर ये ड्रेनेज चैनल बंद होता है, इसलिए जब ड्रेनेज चैनल बंद होगा तो क्या होगा? नली भर जाएगी और ओवरफ्लो करेगी, तो पानी आना एक उसका बहुत बड़ा साइन हो सकता है। लेकिन बच्चों के अंदर विद इन फर्स्ट ईयर इसके अंदर मसाज करके, बेसिकली हड्डी की मसाज होती है जी, इसको हम ऐसे मसाज करते हैं, यहाँ से ऐसे, मतलब यहाँ से आप पकड़ के, इसको क्रिगलर्स मसाज कहते हैं, बड़ी फेमस वो है, हर पीडियाट्रिशियन भी अपने उनको बताता है। तो आपने वो समझना है, नहीं समझ आया तो अपने आई डॉक्टर से पूछिए। वो करके हम सर्जिकल इंटरवेंशन को अवॉइड कर सकते हैं जी, क्योंकि इट इज सक्सेसफुल इन मोर देन 95% ऑफ किड्स, राइट। जिनमें नहीं होता फिर उनके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन, छोटे बच्चों के अंदर छोटी सी ट्यूब डाल के वो खोला जाता है। कुछ पेरेंट्स ने मान लीजिए ये सारी चीजें अवॉइड कर दी जी, उन्होंने कह दिया कि ये तो वैसे होता है, ऐसे होता है, या देसी नुस्खे अपना लिए, उसका कितना नुकसान? देखो, अवॉइड करने से क्या होगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि 95% ये खुल जाता है, तो 95% की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है जी। 10-15% बच्चों का अपने आप भी ऑटोमेटिकली ओपन हो सकता है, ठीक है। जो बाकी के 70-80% बच्चे रह गए हैं उनको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी, ठीक है। फिर वो 4-5 साल का बच्चा होगा, फिर उसको लेके आएंगे कि इसका तो जी बचपन से ऐसा ही है, ठीक है। और बच्चा जब उससे परेशान होने लगेगा, उसकी कंप्लेंट करेगा, तो पेरेंट्स लेके आएंगे, फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि हम उसको सर्जिकली ओपन करें जी, क्योंकि वो चैनल इंटरनल है, यहाँ से जाके हमारे नाक में खुल रहा है, तो वो सर्जरी जो होती है उसके अंदर हमारे को पूरे चैनल को पेटेंट या ओपन करना पड़ता है जी। अब बच्चों के अंदर ये करना एक अलग से चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे को छोटा बच्चा कोऑपरेट तो करेगा नहीं, बिल्कुल, वो कि हमने उसे कहा कि आप लेट जाओ और हमने उसे थोड़ा सा यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया, वो सुन हो गया, उसके बाद हमने कर लिया। हमारे को उसको जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा देनी पड़ती है, विच इटसेल्फ इज अ बिगर प्रोसीजर देन ओपनिंग ऑफ दिस चैनल, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आइडेंटिफाई करके जल्दी दिखाना जी कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन को ही अवॉइड कर पाए, ये बहुत जरूरी है जी। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े नाकाम हो जाते हैं कि अपने पुराने नुस्खों में लग जाते हैं, इस चीजों में लग जाते हैं, और हम इस चीज को सक्सेसफुली कर नहीं पाते। नुस्खों से ही ये जो आंखों में बच्चों की काजल डालते हैं कि जी इससे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी, इट्स अ मिथ और फैक्ट? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा मिथ है बेसिकली। हाँ नहीं, काजल से आंखें तो बड़ी हो नहीं सकती, बट इन्फेक्शन जरूर हो सकती है अगर वो सफाई से नहीं डाला गया, आपके हाथ साफ नहीं है, आपने जो काजल घर में प्रिपेयर करा है उसमें कोई इम्प्योरिटी रह गई है जी, और उससे आंख की इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे फीमेल्स, लेडीज जनरली मेकअप करती हैं, वो काजल क्यों लगाते हैं? ब्यूटिफिकेशन के लिए। उससे क्या होता है कि हमारे आईलेट जो मार्जिन्स हैं वो बड़े दिखते हैं, तो ऐसे ही हम बच्चों के अंदर लगा देते हैं जी, वो देखने में बड़ी लगती है लेकिन वो बड़ी नहीं होती है, बस इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन विच इज नॉट रिकमेंडेड मेडिकली। इससे एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। वही जो डक्ट है इसके अंदर इन्फेक्शन होगी तो ये बंद हो सकती है जी। तो ये काम मेडिकली तो रिकमेंडेड नहीं है,
लेकिन हमने देखा है बहुत लोग करते आए हैं। एक और चीज आती है कि जब बच्चों की आईज में कुछ भी चीजें होती हैं, इरिटेशन होती है, तो वो रोज वाटर से उसे धोने लग जाते हैं। हाँ, ये भी बहुत पुराना, बच्चे क्या बड़े भी यही कर रहे हैं। तो रोज वाटर चल रहा है और ये सब चल रहा है जी। तो बेसिकली आई आपका बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है और बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है जी। ठीक है। बेसिकली आई क्या है आपका, आई इट इज एन आउट पाउचिंग ऑफ योर ब्रेन। आपके दिमाग का एक सीधा विंडो है आपकी आई, और तो हमारे को दिमाग का कुछ भी हिस्सा दिख नहीं रहा, सिर्फ एक आई है जो दिख रहा है। तो इट इज हाईली रिच इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा एनरिच्ड है हमारी आई के अंदर, तभी हम उससे इतना कुछ देख पा रहे हैं। तो जब इसके अंदर हम ऐसा कुछ रोज वाटर डालते हैं विच इज नॉट स्टेराइल, विच इज नॉट प्योर, देयर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब आंख में गिद्ध आना, आंख की पुतली को खतरा हो जाता है ठीक है। और ये सब चीजें रेकमेंडेड नहीं है। आप दवाइयां भी देखें, जो भी मेडिकल हम रिकमेंडेशन करते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं, उन सब के ऊपर स्टेराइल लिखा होता है। वो स्टेराइल इसीलिए है क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज आंख में ना डालें विच इज नॉट स्टेराइल। डॉक्टर साहब, जो हमारी जनरेशन थी, हम तो गलियों में खेले हुए हैं, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, ये वो सारी चीजें, बट द थिंग इज राइट नाउ जो हम आज की जनरेशन है उसके हाथ में फोन है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजते। अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है, रोता है या कुछ भी, उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं। क्या ये स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ना या उनकी ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी होना कितना नुकसान पहुंचाता है उनके ब्रेन डेवलपमेंट में और आई साइट पे? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खुद में एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट है जी, अगर हम इसको लेके चलें, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारा कंट्री का और हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर शेप करेगी जी। लेकिन उससे बचाव कैसे करना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, कितना होना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स ब्रेक इट एज वाइज। यस, तो हम अगर एज वाइज बात करें, जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक उसको स्क्रीन का एक्सपोजर 0 होना चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए मोबाइल, मतलब ही नहीं है। इट इज क्रिमिनल इन मेडिकल टर्म्स, इन आई टर्म्स इट इज क्रिमिनल। उसको स्क्रीन एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। 2 साल के बाद आप स्क्रीन एक्सपोजर दे सकते हो, बट बहुत ज्यादा लिमिटेड तरीके से जी। लिमिटेड कैसे कि आप पूरे दिन में आधा घंटा, तो 2 to 8 years तक तो मतलब मैक्सिमम हाफ एन आवर हमने दिखाना है जी। उसके आगे अब क्योंकि हाइब्रिड मॉडल्स आ गए हैं स्कूलिंग के भी, सो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ आधे घंटे पे ही रुक जाएंगे, तो एक्सपोजर तो ज्यादा होगा, वो बच्चों को भी आदत डल जाती है। हाँ, और आजकल हाइब्रिड मॉडल्स देखते हुए आपके स्कूल्स भी जो हैं वो सारे स्मार्ट स्कूल्स हैं, सब में स्मार्ट स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो आप अपनी तरफ से अगर आधा घंटा भी दिखा रहे हो तो आप मान के चलो एक बच्चे का 3 से 4 घंटे तो एक्सपोजर है ही है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? लेट्स कम टू दैट जी, कि कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए हमारा हो गया, बट इससे नुकसान क्या हो रहा है। जिस चीज को देखते हैं तो एक नॉर्मली कहा जाता है कि हमारा जो ब्लिंक रेट है, हम आई ब्लिंक करते हैं 1 मिनट में, वो 17 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। बट जब हम किसी चीज में एंग्रॉस होते हैं, स्पेशली किसी स्क्रीन के अंदर, तो जो हमारा स्टडीज कहती हैं जो हमारा ब्लिंक रेट है वो 10 to 11 टाइम्स रह जाता है। सो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, कम हो गया। बिल्कुल। तो हाफ होने से क्या होगा, बेसिकली आपकी आंख में आंसू बन रहे हैं, टीयर्स बन रहे हैं, कंटिन्यूसली बन रहे हैं, और उन टीयर्स का काम है, वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपको क्लैरिटी देते हैं। आपकी आंख के ऊपर एक जो हम कॉर्निया कहते हैं, जो फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसके पीछे ब्लैक ब्लैक हमारे को दिखता है, तो इसके ऊपर एक टीयर फिल्म की लेयर है। तो उस लेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो लेयर कंटिन्यूसली वो ड्रॉप बन तो रहा है टीयर का, लेकिन उसको स्प्रेड करने का फंक्शन हमारे आईलिड का है, जिसको हम ब्लिंक नहीं कर रहे हैं जी। अगर ब्लिंक नहीं करेंगे उस टीयर फिल्म के अंदर ब्रेक्स आने लग जाएंगे। जैसे हमारे शीशे पे बारिश, हम गाड़ी चला रहे हैं जी, बारिश हुई, आप वाइपर नहीं मारेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, या वो इवनली स्प्रेड नहीं करेगा, वो पैचेस बन जाएंगे उसके ड्रॉप्स के। ऐसा ही आई के साथ होता है, वो ड्राइनेस के पैचेस बन जाते हैं, कहीं कहीं पे टीयर फिल्म रहती है, कहीं कहीं पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो रहा है। पैचेस बनने की वजह से हमारी विजन कम हो रही है, हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ने से सोजिश मतलब अंदर इन्फ्लेमेशन जनरेट हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं। इसकी वजह से फर्दर हमारी जो टीयर फिल्म की क्वालिटी है वो खराब हो रही है। तो जो नॉर्मल टीयर फिल्म बननी चाहिए, जिस क्वालिटी की बननी चाहिए, वो नहीं बन पा रही है। तो अगली बार वाइपर चल भी रहा है तो वो जो आंख का ल्यूब्रिकेंट है वो उतना ल्यूब्रिकेंट अच्छा है ही नहीं, वो पहले से नहीं हो रहा।
इवनली स्प्रेड भी नहीं हो रहा और उसकी क्वालिटी भी बेकार हो गई है। सो इसकी वजह से हमारी आंखों पे स्क्रीन टाइम का सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो हमारे आंख के आउटर स्ट्रक्चर पे पड़ता है, फिर उसका असर हमारे इनर स्ट्रक्चर पे पड़ता है। इनर स्ट्रक्चर के अंदर उसकी जो ब्लू रेज है जी, वो हमारे आईज को इतनी अर्ली एज के अंदर, हमारी आईज अभी इसके लिए नहीं बनी है, ठीक है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट एक सॉफ्ट कलर्स देखने के लिए बनी है, इतने ब्राइट कलर्स देखने के लिए नहीं बनी है जी। ठीक है, देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली देखते हैं तो ऑब्वियसली उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स आएंगे, जो कि अब हमने देखने शुरू कर दिए हैं कि थोड़े बहुत आने लग गए हैं जी। फिर उसका हमारे दिमाग पे असर, बच्चे की डेवलपमेंट, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। लाइक बच्चों के अंदर स्टडीज हैं, बच्चों के अंदर ऑटिस्टिक नेचर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, विच इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। जिद्दी भी हो रहे हैं और ज्यादा, एंगर मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज बच्चों में बहुत बढ़ गए हैं। कुछ वीडियोस देखी हैं, बिना देखे खाना नहीं खा रहे हैं। एग्जैक्टली खाना नहीं खा रहे हैं। सो एक खाने का एक सिंपल उसूल होता है, हमारे बचपन से क्यों कहते हैं कि टेबल पे बैठ के खाना खाइए। आपकी मम्मी, हमारी मम्मी क्यों बोलते हैं ये? सबके घर में एक ही बात है कि सारे बैठ के टेबल पे खाना खाओ। तो एक साइंटिफिक फैक्ट है उसके ऊपर कि जब हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, जब हम खाने की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। हमारे डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होती, हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में सलाइवा है, सबसे पहला हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है। तो वो सलाइवा सिक्रीशन शुरू हो जाती है खाने को देख के। वो कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, लार टपकने लग गई। ये क्यों होता है? क्योंकि वी गेट अट्रैक्टेड टू आवर फेवरेट फूड। तो उससे हमारी जो स्टिमुलेशंस है वो बढ़ती हैं, उससे खाना डाइजेशन अच्छा होता है जी। तो जितना अच्छा डाइजेस्ट होगा उतनी अच्छी बच्चे की ग्रोथ होगी। बिल्कुल, तो ग्रोथ पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि खाना नहीं, आप खाना देख के खा रहे हो। उसका एक और इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे का सेटाइटी सेंटर काम नहीं करता। सेटाइटी सेंटर क्या होता है? बच्चे के दिमाग में एक सिग्नल होता है, बच्चे के क्या, हर किसी के दिमाग में एक सिग्नल होता है कि अब हमने खाना खा लिया, पेट भर गया। तो ये सेटाइटी सेंटर, इसको हम सेटाइटी सिग्नल या सेटाइटी सेंटर कहते हैं। ये सिग्नल हमारे पेट से जाता होता है। वो तभी जाएगा जब हमारा ध्यान उस तरफ होगा। हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं है तो जो बच्चा नॉर्मली 2 रोटी खाता है, आप उसको टीवी के साथ 3 साढ़े 3 रोटी खिला दो, वो खा लेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि एक मोबाइल कितनी चीजों के साथ लिंक कर रहा है और जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। चाहे एक बच्चा है, अगर अब हम अपनी भी बात करें, वी आर ऑल्सो यूज टू व्हाइल ईटिंग हम फोन यूज करते हैं। मैं खुद करता हूँ। हमने बच्चों को तो क्या डांटना, हम तो खुद ये यूज कर रहे हैं। और इम्पैक्ट यही पड़ता है कि हमें वो जो खाने का लुत्फ आना चाहिए वो हम मिस कर रहे हैं। नहीं आता सर, खाने का मजा खत्म हो चुका है। ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये बड़ों के साथ भी है। लेकिन व्हाई आर वी स्ट्रेसिंग मोर ऑन किड्स? क्योंकि उनकी डेवलपमेंटल एज है। आप और मैं जिस टाइम पे बड़े हुए हैं तब हमारे को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तब हमारे पास सिर्फ टीवी होता था और वो कहते थे कि घर वाले कहते हैं टीवी ना देखो आंखें खराब हो जाएंगी, है ना। अब हम कहते हैं टीवी देख लो आंखें कम खराब होंगी। अब मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि टीवी थोड़ा बहुत दिखा लो, उससे आंखें कम खराब होंगी। वी हैव टू चूज बिटवीन द लेसर इविल जी, राइट। सो जितनी स्क्रीन छोटी है उतना उसका नुकसान ज्यादा है, कि उतना आपको इंग्रॉस कर रही है, आंखों के पास उतना रहेगा। वैसे हमारे घर में सबके 60 70 इंच की टीवी आ गए हैं, लेकिन देखना सबने वही 2.5 इंच की स्क्रीन पे है। तो उससे आंखें तो खराब होंगी। तो अगर उनकी ग्रोथ सही नहीं होगी, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, उनकी आंखें सही नहीं होंगी, तो अपना देश और अपना फ्यूचर कैसे सही होगा? मैं वही सोच रहा था कि एक मोबाइल, जैसे आपने बोला कि ये जो हमारी आंखों में टीयर्स बनते हैं, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। एक मोबाइल अगर हमारा डिफेंस सिस्टम ही तोड़ देगा तो ऑब्वियसली बीमारियां लगेंगी। हाँ सर, बिल्कुल। और बीमारियां देखने को आ रही हैं। ये ड्राई आईज हर किसी को पता है, सबने सुनी है। आजकल तो बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे को ड्राई आईज हो रही हैं। हमारे को बचपन में पता भी नहीं था कि ड्राई आईज होती क्या है। हमने तो एमबीबीएस में जाके सीखा कि ड्राई आईज, और फिर ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ी, फिर सीखा कि ड्राई आईज क्या होती हैं। बट आजकल पेरेंट्स, बच्चे सब आके बोल रहे हैं कि ड्राई आईज हो रही है, ड्राई आईज हो रही है, बार-बार रब करते हैं आंखों को। हाँ, सो जब आंखों में आपका, सिंपल सी बात है, जब कोई ल्यूब्रिकेशन नहीं होगी, टीयर्स हमारे ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन नहीं होगी तो आपस में फ्रिक्शन होगी, ठीक है। फ्रिक्शन होगी तो आपको इरिटेशन होगी, आपका आंख मलने का मन करेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी ब्रेक होगी, आपकी फर्स्ट लाइन, तो आपकी इन्फेक्शंस बढ़ेंगी, एलर्जीज बढ़ेंगी। आप देखिए एलर्जीज इतनी बढ़ गई हैं, बच्चों के अंदर इतनी एलर्जीज बढ़ गई हैं। एवरी थर्ड किड व्हाट वी आर सीइंग इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, जो हमारे क्लिनिक पे आता है। डे टू डे में नहीं कह रहा, but every third kid which is coming to our clinic is suffering from allergy and every second person is suffering from dryness.
आपके बचपन में, मेरे बचपन में हमने वो सारी बीमारी सुनी नहीं थी जो आज चल रही है। हाँ सर, नहीं हमने तो नहीं सुनी। मैं तो ड्राई आइज के बारे में कभी सुना ही नहीं था, जबकि मेरे फादर खुद आइज के हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, बट कभी ना ये डिस्कशन हुई, ना कभी ये बात हुई, ना कभी इस पे नौबत आई। तो हमने तो जाके पढ़ा है, उसके बाद अब देख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ना ये सोचते हैं कि बच्चा ना हमारा बिल्कुल नजदीक से ऐसे मोबाइल देख रहा है, लगता है इसकी आईसाइट वीक है। तो ये देखने से आईसाइट वीक कैसे पता चलता है उनको? नहीं, ये तो वो सही ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एक इसके अंदर बड़ा मिथ है। जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि ये ना जी बड़ा पास से जाके टीवी देखता था, बड़ी पास में ऐसे करके पढ़ता है, ठीक है, या ऐसे मोबाइल देखता है, इस कारण इसकी आंखें खराब हो गई हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी आंखें ऑलरेडी वीक थी, इसलिए वो यहाँ से देखता है, उसको यहाँ से दिख ही नहीं रहा, दूर का विजन ही नहीं है उसका, उसकी दूर की विजन ब्लर है। तो ये एक साइन है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कि जब भी ऐसा लगे, इसका मतलब बच्चे की आईज में प्रॉब्लम है, उसको आपने इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को चेक कराना है। जब आपके पास बच्चे आते हैं तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आपको क्या उनका नंबर मिलता है आइज का? तो 0 से 0.25, 0.5 से लेके मैक्सिमम तो इट हैज गॉन टू -30 ऑल्सो। सो इतना चला जाता है। मतलब हमने अपने उसके अंदर देखिए, बहुत रेयर होता है, तो 20-22 तो हमने देखा हुआ है, इतना नंबर आ जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे चीजें फॉलो ना करना है, बचपन में हो जाता है, जिसकी हमने पहले बात करी। फिर जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, पास जाके देख रहा है, तो ये साइंस आपको देखने पड़ेंगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, मतलब जो नजदीक से हमें दिख रहा है, दूर का धुंधला दिख रहा है, सो ये अपने आप में एक अब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जैसे स्क्विंट, जैसे बहंगापन कहते हैं जी, वो कहते हैं कि अगर हमें लगता है वो टेढ़ा देख रहा है, बट वो देख सीधा रहा होता है। इन चीजों का क्या आपकी टर्म में इलाज है, और ये इसे कैसे बिल्कुल स्ट्रेट उसका आइज का दिखना हो सकता है? सो स्क्विंट इज बेसिकली क्रॉस आइज, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि हमें लग रहा है कि बच्चा टेढ़ा देख रहा है, लेकिन बच्चा सीधा देख रहा होता है, तो आपको भी सही लग रहा है और बच्चा भी सही कर रहा है जी। अब उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी हो गई है कि वो देख आपकी तरफ रहा है, दूसरी आंख उधर पॉइंट कर रही है जी, राइट। या वो इस आंख से आपकी तरफ फोकस कर लेगा और ये आंख इधर पॉइंट करेगी जी, या वाइस वर्सा, एक इधर पॉइंट कर सकती है और इधर से देख सकता है। तो ये कई फॉर्म्स हैं स्क्विंट की। स्क्विंट भैंगापन ही होता है। तो ये जब बच्चा पैदा होता है ये तब भी हो सकता है, ये बड़ी एज में आके भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। ये ऐसे नहीं कि बचपन से ही हो जाता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो बचपन का रीजन है, जो बचपन में मोस्ट कॉमनली देखा गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन स्पेक्स का नंबर है। हमारी एक आंख के अंदर 6 मसल्स हैं, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कहते हैं। उनमें आपस में खींचातानी चलती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें सीधा देखती हैं या एक साथ मूव करती हैं। हमने इधर देखना है तो दोनों एक साथ जाएंगी, इधर मुंह देखना है तो दोनों एक साथ जाएंगी, राइट। सो वो सिग्नल्स आ रहे हैं सारे। तो जब वो ब्लरी इमेज बनेगी तो वो उनकी खींचातानी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? उसको फोकस करने के लिए, जैसे हम कैमरे को, DSLR को हम फोकस करने के लिए उसका साइज आगे पीछे करते हैं, उसका लेंस आगे पीछे होता है, उसकी फाइन फोकसिंग करते हैं। ऐसी आंख फाइन फोकसिंग करने की कोशिश करती है, राइट। जब ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ी बहुत है नंबर को तो फाइन फोकस कर लेते हैं जी, बट ये नंबर जब ज्यादा हो जाता है तब कभी ना कभी ये आईज के अंदर, मसल्स के अंदर फटीग आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, जो ये खींचातानी चल रही है जी। तो एट सम पॉइंट जिन बच्चों को स्क्विंट होता है, वो मसल काम करना बंद कर देती है। कोई एक मसल काम करना बंद कर देगी। तो मेरी 3 मसल ऐसे लगी हुई है, 3 मसल ऐसे लगी हुई है, सपोज एक ने मसल ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, ये वीक हो गई, तो ये वाली ओवर एक्टिव होगी, इसने अंदर की तरफ खींच लेना आंख को, तो ये आंख सही देख रही है, ये आंख अंदर की तरफ चली गई। तो ये स्क्विंट का प्रिंसिपल है जो मोस्टली बच्चों के अंदर आता है कि होता क्यों है। तो बड़े पेरेंट्स पूछते हैं कि जी चश्मे से ठीक हो जाएगा? चश्मे से कैसे ठीक हो जाएगा? तो चश्मे से इसलिए ठीक हो जाएगा कि हम उसकी जो उसके ऊपर खींचातानी हो रही है, हम उसको रोक रहे हैं। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ रीगेन करती है और अब आई अपनी पोजीशन ले लेती है चश्मे के साथ। चश्मा उतारोगे दोबारा स्क्विंट होगा जी, राइट। सो ये एक प्रिंसिपल है। जिन बच्चों का इनसे नहीं ठीक हो पाता है, जिन बड़ों लोगों का इनसे नहीं ठीक हो पाता, फिर उसके अंदर हमारे को सर्जरी करके उस मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, किसी मसल को वीकन करना पड़ता है जी। और सर्जरी से ये पॉसिबल है? सर्जरी से पॉसिबल है, बट अगर हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, इसमें रिपीट रेकरेंस के चांसेस होते हैं। बच्चे शरारतें करते हैं और शरारतें करते करते कभी वो मिरर लेके रिफ्लेक्शन डालते हैं, लेजर डालते हैं, या कुछ बच्चे वेल्डिंग देखते हैं। सो इनका क्या असर पड़ता है? हाँ सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जनरली ये डिस्कस भी नहीं होते। कभी हमारे पेशेंट आता है तो तब भी हमारे से डिस्कस नहीं होते, क्योंकि ऐसी चीजें दिमाग में आती नहीं है। ये तो जब शरारत होती है उसके बाद ही पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया। तो ये सब चीजें नहीं करनी होती। बेसिकली हम जैसे कहते हैं ना, अपने बड़े भी कहते थे कि ग्रहण देख लिया जी, उसके कारण निगाह कमजोर होगी, शीशे की आंख हो गई, ये हम सुनते हैं। एज पेशेंट्स आके बोलते हैं, बुजुर्ग हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं। हमारी आंख ना बड़ी सेंसिटिव है। हमारी आंख का जो रेटिना है, रेटिना मतलब पर्दा, वो नर्व्स का बना हुआ है, और वो तो डायरेक्ट ब्रेन ही है, ब्रेन से ही कनेक्टेड है वो तो, ठीक है। तो वो सारे नर्व्स हैं, वो इतना सेंसिटिव है कि कोई भी ज्यादा तेज लेजर पड़ी, कोई बहुत तेज तक, जैसे हम सूरज नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसकी रोशनी इतनी तेज है कि ऐसे लगता है कि आंख खराब हो जाएगी। और सूरज में देखने के बाद थोड़ी देर तक हम इधर उधर, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, हम और आगे पीछे कुछ भी देखे तो अंधेरा अंधेरा दिखता है। हाँ, मतलब अंधेरा ही दिखता है थोड़ी देर तक। तो जब ज्यादा देर तक इस चीज का एक्सपोजर हो जाता है तो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है आंख का, जिससे हम देखते हैं, सब कुछ साफ देखते हैं, उसमें बर्न होने के चांसेस होते हैं। उसको सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। वो चाहे वेल्डिंग हो, चाहे ऐसे रिफ्लेक्शन हो, चाहे कोई लेजर हो। तो हमारे जो आंख के न्यूरॉन्स हैं वो इतने सेंसिटिव हैं कि ज्यादा देर तक कोई इतनी इंटेंसिटी से कोई लाइट पड़ेगी तो वो बर्न हो सकते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि उससे टेढ़ापन आ जाता है ना, इससे स्क्विंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, बट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपस में इंटरप्ले है, सिग्नल जाता है, सिग्नल आता है। अब एक आंख सपोज एक में बर्न हो गया तो परमानेंटली इमेज ब्लर होगी उसकी, वो इमेज उतनी अच्छी आएगी ही नहीं। अब दोनों इमेजेस जा रही हैं दिमाग में इंटरपोलेट होने, ठीक है। इधर से धुंधली सी इमेज आ रही है और इधर से साफ इमेज आ रही है। तो दिमाग क्या है, सिर्फ इस आंख की इमेज को पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा ही नहीं। इसे स्ट्रॉन्ग कर देगा, जैसे आपने इसको, हाँ, इसको पकड़ेगा, इसको नहीं पकड़ेगा तो इसकी इमेज को वो डिस्कार्ड कर देगा, इस आंख को यूज नहीं करेगा। जब यूज नहीं करेगा, इधर सिग्नल जाने वीक हो जाएंगे। सिग्नल जाने वीक हो गए, जो मसल्स के ऊपर सिग्नल आ रहा है जिससे वो पकड़ के रख रही है, उसको अलाइन करके रख रही है, वो अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। अलाइनमेंट खराब होने का क्या मतलब है कि ये आंख आपकी इधर देख रही है, ये इधर देख रही है, इधर देख रही है, आपस में साथ में जुड़ी नहीं रही। कॉन्टैक्ट लेंसेज का कहते हैं कि नुकसान है पहनने का, बट हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, शाहरुख खान ने भी पहने थे बाजीगर मूवी में, तब से हमको पता है ये कॉन्टैक्ट लेंसेज नाम की भी चीज होती है। सो इट्स गुड और बैड फॉर आईज। सी, कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत टाइम से यूज हो रही है, कोई आज की नहीं है, बहुत एडवांस हो गई है, नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं और नई नई चीजें इसके अंदर आ रही हैं। मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं। आजकल तो मूवीज में भी दिखाते हैं, आई के सामने कुछ लगाया वो ऐसे बन गया। अरे आप मिशन इम्पॉसिबल देखो, वो पता नहीं कितने साल से दिखा रहे हैं, एक आंख के अंदर लगाया, सारे कैमरा प्रिंटर सब वही से चल रहा है। तो बड़ा कुछ आ रहा है। खैर वो तो चलो, दैट इज फिक्शनल माइथोलॉजी। ऐसी चीजें देखते हो आपको क्या फील होता है? मेरे को लगता है मेरे पास क्यों नहीं है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत पुराने हैं सर, लेकिन हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज का नाम जो है वो कॉन्टैक्ट है। पहले जो लेंसेज तो ये भी है जो मैंने पहने हुए हैं, लेकिन जब इसको आंख से हम कॉर्निया से टच करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंस बन जाते हैं। बेसिकली वो भी काम वही कर रहे हैं जो चश्मा कर रहा है, आपको देखने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी विजन क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम अपने, मतलब आई एक वैसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, उसके सबसे सेंसिटिव पार्ट कॉर्निया के ऊपर हम वो कॉन्टैक्ट लेंस टच कर रहे हैं, तो हमारे को बहुत चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। डूज की आप हाथ धो के उसको लगाएंगे, प्रिस्क्राइब टाइम के लिए लगाएंगे, किस मटेरियल का बना हुआ है तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर बताएंगे कितने टाइम के लिए आपको यूज करना है। इसमें कई वैरायटीज आती है, मंथली, डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, ठीक है। वो आपकी यूजेज के हिसाब से आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आपने कैसे यूज करना है, तो उसको कितने टाइम तक यूज करना है, उसको पहन के सोना नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर क्यों नहीं होता कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन? सर इसकी ना लाइफ होती है। अब कॉन्टैक्ट लेंस के साथ एक कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन आता है। बेसिकली जब हम कोई चीज आंख के ऊपर लगा रहे हैं तो उसका हवा पानी रुक रहा है हमारी आंख का, ठीक है। तो इसमें परमिबिलिटीज होती हैं कि इसके अंदर से थोड़ी हवा भी जाती है, ऑक्सीजनेशन होती है हमारी आई की, वाटर भी जाता है, ठीक है। लेकिन वो विद टाइम ये चीजें, ये पोर्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं सुबह से शाम तक। उसके हिसाब से इसका टाइम इवेल्युएट करा जाता है कि ये लेंस कितनी देर तक हमने लगाना है, 8 घंटे लगाना है, 6 घंटे लगाना है। उसके बाद इसके पोर्स बंद हो जाएंगे, ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो आप पहन के सो गए तो वो तो सिर्फ मंथली वालों में आप कर सकते हो, जो आप पूरा महीना लगाते हो और उसके बाद डिस्कार्ड करते हो, उनमें पहन के आप सो सकते हो, वो प्रिस्क्राइब्ड है जी। लेकिन जो डेली डिस्पोजेबल्स हैं कि सुबह लगाया रात को उतार दिया जी, जो आपके मंथली डिस्पोजेबल हैं कि सुबह से शाम तक आपने 6 घंटे के लिए लगाया, उसके बाद 1 महीना यूज करके आपने डिस्कार्ड कर दिया, राइट। तो उनको आपने रात को लगा लिया तो रात तो आप 6-8 घंटे सो गए, आंख के अंदर तो वो है,
तो वो नुकसान करेगा ही करेगा, वो ग्रिटीनेस करेगा, वो ड्राइनेस करेगा, वो रेडनेस करेगा, वो इन्फेक्शन भी कर सकता है, मतलब आगे जाके इंजरी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो आंख के साथ चिपक जाएगा, आपको उतारने में दिक्कत होगी। और तब जब बंदा उतारता है तब कॉर्निया की आउटर लेयर भी कई बार उतर जाती है, जिससे आंख पे जख्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो जी तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कोई दवाई होगी उसका भी आपको ध्यान रखना है, वैसे ये भी एक यस विद प्रिकॉशन, विद प्रिस्क्रिप्शन, आपको डॉक्टर से पूछ के आपको लेना है। आप अब आजकल कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, फैशन के लिए लोग यूज करते हैं, वो 0 नंबर के भी आते हैं, वो नंबर्ड भी आते हैं जी। तो जो 0 नंबर वाले होते हैं लोग मार्केट से लेते हैं और ऐसे ही लगा लेते हैं, फिर लगा के पार्टी करके सो गए, तो फिर उसके बाद तो दिक्कत आनी है। कई बार वो आंख से डिस्प्लेस हो गया, कई बार हमारे को यहाँ पे मिलता है, फिर उसको पकड़ के हम निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ऐसे भी पेशेंट हाँ, बहुत पेशेंट आते हैं। सो जिनको डायबिटीज है या एलर्जीज है उनके लिए ये सेफ? डायबिटीज से तो इसका देखो कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को ड्राइनेस ज्यादा होती है, तो उनके अंदर हम उनको पहले समझा देते हैं, बट वो लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट एलर्जिक पेशेंट जो है, जब तक उसको एलर्जी है या सीवियर ड्राइनेस है, उनके अंदर ये रेकमेंडेड नहीं होते, क्योंकि एलर्जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एलर्जी होती क्या है। सो एलर्जी आपका बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट। सो एक बॉडी का रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी ऐसी अनफेवरेबल चीज है एनवायरनमेंट में जिसके कारण जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसके कारण रिएक्ट कर रही है उससे, तो आपकी आंख में लाली आ रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, आंख चिपक रही है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक फॉरेन बॉडी यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर लगा दो जी, तो आंख टॉलरेट नहीं कर सकती वो, ठीक है। सो एलर्जीज, सीवियर ड्राई आईज के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे यूजफुल यूजेस भी हैं, ये कई तरह के होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो हम किसी इंजरी के अंदर पेशेंट को देते हैं, इवन कई अल्सर्स को हील करने के लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। बेसिकली जो ये मेडिकल चीजें होती हैं या बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लें तो ये नुकसान कर सकती हैं, अदरवाइज दीज आर वेरी सेफ। माई वाइफ हरसेल्फ शी इज यूजिंग सिंस शी वॉज 14 years of age, आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, टचवुड आए भी ना कि क्यों है, बट आपको ध्यान रखना है, एक्सपायर्ड चीजें आपको अवॉइड करनी है। सॉल्यूशन एक्सपायर हो जाते हैं, आप टैप वाटर से उसको धो लेते हैं, ठीक है, आपको जो प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स जमते हैं जब आपकी आंख पे होता है, तो उसको डेली वॉश करके आपको उसको रखना है, ठीक है। तो वो आप नहीं करते हैं, आप प्रिस्क्राइब टाइम से बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। आपका अगर 1 महीने का कॉन्टैक्ट लेंस जिसका आपको बताया गया है वो आप 2-2 महीने तक यूज कर रहे हैं कॉस्ट सेविंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इट विल टेक अ टोल ऑन योर आई। चश्मे का नंबर बढ़ना अब तो आम बात हो गई है, बट क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं नंबर को? सी नेचुरली चश्मे का नंबर रिवर्स करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, बट हाँ सर्जिकली यस इट इज वेरी मच पॉसिबल। सबको पता है लासिक एक नाम की चीज है, एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, स्माइल, लासिक, ये सारी मतलब चश्मा उतारने के प्रोसीजर हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज जी, तो इन सब से हम चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। पेंडेमिक आया, सारा वर्ल्ड हिल गया, 2020 से लेके 21 तक, 22 तक रहा है पेंडेमिक, बिल्कुल। उसके बाद वैक्सीन आई, हाँ 21 में ही आ गई। प्री वैक्सीन और पोस्ट वैक्सीन आईज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड के बाद? लास्ट ईयर मैंने एक जर्नल देखी थी जी, यूरोपियन सोसाइटी की थी, उसके अंदर आया था कि इफेक्ट्स ऑफ कोविड इन आईज इन द लास्ट 3 years जो रिपोर्टेड है, वो नाम लिखे थे, वो नाम सिर्फ 3 पेज के थे। इतनी ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से मैंने पूरा पढ़ा था, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी थी नहीं जो मैंने ना सुनी हो, या फिर मैंने जिसके उसके अलावा मेरे को कुछ याद आ रहा हो कि और कोई बीमारी रह गई है। तो इसका किस कॉन्टेक्स्ट तक इसका असर आया है आईज पे, ये आज की डेट में इवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक कोई भी ऐसा हिस्सा बचा नहीं है जिसके ऊपर इसका असर ना आया हो। अब ये हर बंदे की अपनी किस्मत है, किसको क्या इफेक्ट आया, किसको क्या आया, किसी को कोविड की वैक्सीन से आया है, किसी को कोविड से आया है, ऐसा पेशेंट बताते हैं। फैक्ट हमारे पास अभी तक कोई इतने मौजूद नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हम जब तक हमारे को इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होके हमारे को इसके प्रॉपर इसकी वैल्यूज या हमारे को इनके आर्टिकल्स नहीं मिलते, तब तक हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कह नहीं सकते। बट हाँ, ये चीज़ पब्लिश हुई है कि इसके बाद ये रिपोर्ट हुई है चीज़ें कि इतना कुछ हुआ है, लेकिन जो चीज़ हमें पता है, जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है, जिस चीज़ का हमारे को डेफिनेटली पता है, वो चश्मे का नंबर है जो कोविड के बाद हर किसी के अंदर बढ़ रहा है। सो मायोपिया हैज बिकम एन एपिडेमिक, इट इज अ साइलेंट एपिडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है ये। पोस्ट कोविड इतना ज्यादा
स्पेशली बच्चों के अंदर पहले हम देखते थे 5 या 10 बच्चों में से किसी एक को चश्मा है, ठीक है। मैं जब छोटा था मेरे को बचपन से ही चश्मा लग गया था, और मेरे ख्याल से मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे थे तो 2, 4, 5 को मैक्सिमम चश्मा होगा, 5% लगा लो। हाँ, मतलब बहुत कम लोगों को था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हर दूसरे या तीसरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, राइट। सो इट हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स, एंड स्पेशली वी हैव सीन दिस, मतलब कोविड के बाद तो ये इट हैज बिकम एन एपिडेमिक। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब कोविड आया तो सब लोग घर में रिस्ट्रिक्ट हो गए। बिल्कुल। बच्चों के लिए पढ़ाई घर से होने लग गई, और बाहर जाने का कोई साधन रहा नहीं, ठीक है। बड़े भी घर से काम कर रहे हैं, बच्चे भी घर से काम कर रहे हैं, टाइम पास के लिए टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। सो बेसिकली आप पूरा दिन सिर्फ स्क्रीन पे हो। तो वो जो अंदर रहने की वजह से, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आपकी आंखों पे असर आया है, ठीक है, वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि उसके बाद ये हाइब्रिड मॉडल्स कर दिए सबने, चाहे वर्क फ्रॉम होम ले लो यंग एडल्ट्स का, चाहे आप बच्चों का स्कूल ले लो, स्मार्ट स्क्रीन सबके पास आ गई है जी, ठीक है। आपकी घर के अंदर हाइब्रिड मॉडल्स हैं, आपके मोबाइल पे होमवर्क्स आ रहे हैं, अब डायरी का कोई काम ही नहीं रहा, और आधी पढ़ाइयाँ आपकी लैपटॉप पे, आईपैड पे हो रही हैं। ये देख लो, जो हमारे क्वेश्चंस भी आईपैड पे। तो ये सबकी ये रियलिटी है आज की, हम जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट हाँ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि चश्मे का नंबर हम सबसे पहले देख रहे हैं, और इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे वो तो फ्यूचर में पता चलेंगे जी। इंडियन मेंटालिटी और इंडियन लोग एक चीज बड़ी कॉमन करते हैं, अगर उनको आई साइट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ऑप्टिकल शॉप्स पे जाते हैं, वहीं पे अपनी आई साइट चेक करवाते हैं और वहीं से अपनी स्पेक्स बनवा लेते हैं, राइट। ऑन द अदर साइड डॉक्टर्स, जब वही पेशेंट आपके पास आता है तो क्या फर्क है, और क्या ऑप्टिकल शॉप पे चेकअप करवाना चाहिए या डायरेक्ट डॉक्टर के पास ही आना चाहिए? सर, ऑप्टिकल शॉप बनी है आपको चश्मे का नंबर डिस्पेंस करने के लिए। अगर हम इसको बाहर से, आपने बड़ा एक टिपिकल सा वर्ड यूज करा कि इंडियंस और इंडियन मेंटालिटी, तो सारा का सारा आंसर उसी में छुपा हुआ है। बाहर तो प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वो उन्हीं का काम है, वो नंबर चेक करते हैं। आई हॉस्पिटल के अंदर आई डिजीज चेक होती है, नंबर जो चेक होता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास चेक होता है। और जब हमारे पास लोग आते हैं तो हमारे पास भी यहाँ पे नंबर जो चेक करते हैं वो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, राइट। हम उसको वेरीफाई करते हैं, हमारा काम उसको वेरीफाई करना है या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना है। एज अ डॉक्टर हम उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये केस ऐसा है, आपने इसको इस तरह से देखना है, इसके अंदर ये है। जहाँ पे हमारे को कंट्रोवर्सी लगती है वहाँ पे हम खुद करते हैं, टू बी श्योर कि जो नंबर है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इंडियन मेंटालिटी की जो आपने बात करी, वो बाहर इसलिए कराया जाता था कि फीस ना देनी पड़े। सो दैट इज द इंडियन मेंटालिटी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बजट फ्रेंडली, कि आप डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर की तो फीस लगेगी, राइट। आप दुकान पे जाओगे, उन्होंने क्या कर रखा है कि आपको, आप चश्मा बनवाइए, आपके हम इसकी फीस नहीं लेंगे। तो ये ऑफर चल रहे हैं, हाँ, मतलब सबका ये पहले से भी था, अब ये थोड़ा कमर्शियलाइज हो गया है, ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है, तो वो आप उसको कह लीजिए कि ऑफर चल रहा है 1+1, ये वो सब। बाहर से शॉप से कराने में और हमारे यहाँ पे कराने में फर्क क्या है? इंडियन मेंटालिटी को छोड़ के फर्क क्या आता है कि आप एक डॉक्टर के पास कराते हैं या बाहर से कराते हैं? आपको बाहर कितना ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कर रहा है या शॉप ओनर कर रहा है, जो कि शायद ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, वैसे ही कोई ट्रेंड बंदा कर रहा है, स्पेशलाइज्ड बंदा नहीं कर रहा। आप नहीं देखते ना, आपको अवेयरनेस है कि वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है कि नहीं, उसके पास इस चीज की डिग्री डिप्लोमा है कि नहीं, कि जो कर रहा है उसको एंट्री केसेस कैसे नंबर देना है उसकी पता है कि नहीं। गलती तो हमारे से भी हो जाती है जी, बट हमारे को कम से कम ये पता है कि उसको करेक्ट कैसे करना है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे पास आके कराते हैं, हमारे को जहाँ पे भी डाउट होता है वहां पे हम दवाई डाल के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें, राइट, वी कैन गिव यू अ कंफर्म। और स्पेशली बच्चों के अंदर ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर टू गेट द नंबर चेक, क्योंकि बच्चों के अंदर सिनेरियो अलग होता है, राइट। उनका नंबर बहुत जल्दी बदलता है और उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस नंबर को वेरी करते हैं कि कंप्यूटर पे रीडिंग कुछ और आएगी और एक्चुअल नंबर कुछ और होगा। कई बार हम दवाई डालते हैं तो माइनस में नंबर आ रहा होता है, सीधा प्लस में आ जाता है। लेकिन आप जब ऑप्टिकल शॉप पे करा रहे हो तो वो तो उसी के हिसाब से नंबर देगा। फिर 4 दिन 5 दिन के बाद जब उससे पेशेंट की हालत और खराब हो जाती है, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम प्रॉपरली चेक करते हैं, फिर वो हम उनको नंबर देते हैं, फिर वो जाके उस दुकानदार से लड़ते हैं कि आपने गलत नंबर दिया, राइट। तो ये सारी बड़ी नॉर्मल और कॉमन चीजें हैं, बट ऑब्वियसली कोई ट्रेंड प्रोफेशनल से ही आंखें चेक कराना, एक आई हॉस्पिटल में ही चेक कराना
इज द बेस्ट वे टू गो, स्पेशली इन प्लेस लाइक आर्स, कि जहाँ पे हर इंसान बहुत अवेयर हो गया है, बहुत डिमांडिंग हो गया है, लेकिन एक सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे को ऑफर मिल रहा है, वो अपनी आई के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। कहते हैं नेत्रदान महादान, आई डोनेशन। बिल्कुल। आई डोनेशन के लिए या ऑर्गन डोनेशन के लिए आज इंडियंस कितने आगे और इसे कैसे और बढ़ाया जा सकता है? जैसे आप मेरे को पहले भी बता रहे थे कि एक आई से कितने लोगों का इलाज हो सकता है। एक आई डोनेशन से या एक इंसान से 2 लोगों को तो सीधा सीधा रोशनी मिल सकती है। उसके अलावा कई इंजरी वाले केसेस होते हैं जिसमें आई के डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं, तो वो तो 2, 3, 4 कितने भी लोगों का भला हो सकता है। आपने बात करी इंडियंस, हम एज आई डोनेशन हम कितनी आगे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत कम अवेयरनेस है, इसमें हमारा भी कसूर है जी। एज अ पॉपुलेशन जनता का भी है, हमारी सरकार का भी है, हमारी एजेंसीज का भी है जी। हम सबका मिलजुल के है कि हमारे को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी अवेयरनेस आज की डेट में सिर्फ उन लोगों को होती है कि जिनके घर में ऐसा कुछ हुआ होता है, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होती है, उसको पता है कि ये इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे आज इंडिया में कितनी रिक्वायरमेंट है आइस की? तो अपने इंडिया में एक सिस्टम है आई डोनेशन का। हमारे यहाँ पे आई बैंक्स होते हैं, तो आपके हर शहर के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कहीं आपको आई बैंक मिल जाएगा। जैसे चंडीगढ़ के अंदर सबसे बड़ा तो पीजीआई है जी। सो वहाँ का आप पता कर सकते हैं, अपने लोकल डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप डाल के देख सकते हैं कि आपने नेत्रदान या आई डोनेशन कैसे करनी है। मल्टीपल एजेंसीज हैं, स्टेट लेवल की हैं, नेशनल लेवल, सोटो नोटो कहते हैं ऑर्गन डोनेशन की, ये हमारी वो है। लेकिन सबसे एक आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि हमारे इंडिया के अंदर एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर है 1919 यस, आई डोनेशन के लिए। सो इससे आपको सारी, आपका नियरेस्ट आई बैंक कहाँ पे है, बट आपको आई डोनेट करनी है, क्या प्रोसीजर है, तो आप उस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रही बात कि अपनी इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी है, सर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट लगाना भी बहुत मुश्किल है। इट मस्ट बी इन मिलियंस, क्योंकि हर शहर में इतनी ज्यादा है जी। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में ही अभी हम 2-3 ट्रांसप्लांट्स की वेट कर रहे हैं, कॉर्निया नहीं मिल रही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा अगर वो करता है, अपने आई डोनेट करता है, तो वो बहुत बड़ा एक दान दे रहा है, वो पता नहीं कितने लोगों को रोशनी देगा जी। ठीक है, इसके अंदर भी अगर सपोज मैंने आई डोनेट करी, मैंने आज इन्फॉर्म कर दिया अथॉरिटीज को कि मैंने आई डोनेट करी है, तो जब भी मेरी डेथ हुई, तो जरूरी तो नहीं मेरी आंख परफेक्ट कंडीशन में होगी, बिल्कुल। तो तब जरूरी तो नहीं कि मेरी आंख परफेक्ट कंडीशन में होगी, लेकिन हमारी इतनी डिसेंसी है हमारे इसके अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, या इतनी रिस्पेक्ट है कि चाहे कैसी भी आंख हो, आपके दान को दान मान के उस आंख को ले लिया जाता है, ताकि आपको और आपके परिजनों को ये हमेशा वो रहे कि हमने दान दिया है, चाहे उसका वो यूज ना होना हो जो जिस इंटेंशन से आपने किया है। ठीक है, तो वो भावनाओं को समझा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको समझा जाता है और उसको वो पूरा सम्मानित किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इन्होंने ऐसा करा, उनकी फैमिली वालों को। राइट, ये मतलब जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। फिर इसको रिसीव करने के इमीडिएटली बाद इसको प्रोसेस किया जाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। हर कॉर्निया, इसके अंदर जो मेन ट्रांसप्लांट होता है वो कॉर्निया का होता है। अब लेट्स कम टू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जो आई ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं। बेसिकली आई के अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कॉर्निया यानी कि पुतली, जो हमारा सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जिसके पीछे ब्लैक हमारे को दिख रहा है, राइट, ये कॉर्निया होता है, पुतली होती है। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। हमारे शरीर के हर हिस्से के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। हम कहीं पे भी प्रिक कर लें ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे नहीं है। ओके, इसके कारण जो, अब आपने रिजेक्शन एक वर्ड सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई लेकिन रही नहीं जी, राइट, वो सेट नहीं बैठी, बिल्कुल सेट नहीं बैठी, ये सेट नहीं बैठी ऐसा बोलते हैं। वो बेसिकली रिजेक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर। और रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी बॉडी की जो ब्लड है उसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरी बॉडी का हिस्सा है। जैसे हम ब्लड मैच करते हैं, ऐसे ऑर्गन डोनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें मैच करी जाती हैं, राइट। उसका सक्सेस रेट 20% मुश्किल से है शायद किडनी का। बट कॉर्निया, बिकॉज ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्लड वेसल है ही नहीं, इसका सक्सेस रेट मोर देन 50-60% है। इसलिए आप जब डोनेट कर रहे हो तो चांसेस हाई हैं कि आप बहुत लोगों का भला करके जाओगे। डॉक्टर साहब, आज से ना बहुत समय पहले मैंने ना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी। एक अनफॉर्चुनेटली एक बेबी की डेथ हुई, तो उसके पेरेंट्स ने
उनके नेत्रदान किए, और उन्होंने वो आर्टिकल में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखे थे कि इसकी आई से चार जनों की जिंदगी बदली है। हाँ बिल्कुल सर, हो सकता है। दो तो सीधा सीधा मैंने जैसे आपको बताया कि कॉर्निया है, कॉर्निया तो अगर ऐसा यूज हो जाए जैसे कंजेनिटल कंडीशन, जैसे पैदाइशी कंडीशंस होते हैं जिसके कॉर्नियल ओपेसिटी हो है कि पैदा होते हैं, उसके अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट इमीडिएटली करना पड़ेगा, नहीं तो वो आंख बनेगी ही नहीं। जब आंख कैसे बनेगी, जब रोशनी जाएगी पीछे, रोशनी नहीं जाएगी तो वो बनेगी नहीं, ठीक है। तो इमीडिएटली न्यूबॉर्न बेबी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है, वो कोई न्यूबॉर्न बेबी के अंदर न्यूबॉर्न बेबी का ही लगेगा, और हम एडल्ट का नहीं लगा सकते जी कॉर्निया। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि नेत्रदान जरूर करना चाहिए। नेत्रदान जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, किसको करना चाहिए ये नहीं है, सबको करना चाहिए। इसको इतना हमने नॉर्म बनाना है, इसकी ये मुहिम छेड़नी है कि ये सब लोग करें, तब सबका जाके, मतलब इंडिया क्या, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं, हमारी पॉपुलेशन ही तो हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, अगर हम उसका यूज करते हैं और हर बंदा ये प्लेज करता है कि वो अपने आईज डोनेट करेगा, तो आई थिंक हम इसको बहुत बड़े लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर दिस। वेलकम। सो अब तक आपके करियर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है? हमारा जो फील्ड है उसके अंदर हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही रहता है, क्योंकि हर पेशेंट अलग है, हर आंख अलग है। जो चीज हम रोज कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारे को तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई चैलेंज देखने को मिलता है। अब एक आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया, बच्चा 14 साल का, तो फादर बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास लेके आए कि जी इसको दिखता नहीं है, इसको बड़ा कम दिखता है। अब बच्चा ऑलरेडी 13-14 साल का हो गया है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है उसके अंदर उसको करेक्ट करने की। जब हमने उसको इवेल्युएट करा तो उसकी एक आंख में और दूसरी -7 और एक आंख में आया -8.5, लेकिन उससे भी हम उसको पूरी नजर नहीं दे पाए। एक आंख के अंदर हम 80% तक निगाह उसकी करेक्ट कर पाए, और दूसरी आई के अंदर से 30-40% ही हम इम्प्रूवमेंट दे पाए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको बचपन से ही इतना नंबर था, और एक आंख ज्यादा वीक थी, एक आंख बेटर थी, जैसे हमने पहले बताया, तो वो पूरी डेवलप ही नहीं हो पाई। राइट, वो पूरी डेवलप नहीं हो पाई। इसकी वजह से उसको लेजी आई हो गया। लेजी आई का मतलब एक टेक्निकल टर्म है एम्ब्लायोपिया, मतलब उस आंख से उसकी इमेज ही, वो आंख ही नहीं प्रॉपर डेवलप हो पाई, उसके अंदर वो उतनी निगाह ही नहीं है। तो ऐसी चीजें 10-12 साल की उम्र तक तो हम इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आंख के अंदर प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी मतलब वो अपने आप को मॉडिफाई, हम उसको एक्सरसाइज करा के चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जान फूंक सकते हैं, उसके नजर दे सकते हैं। यंग पेशेंट और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, उससे मिलके हमेशा बड़ा अच्छा लगता था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रोबस्ट, वेरी लाइवली, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसकी नजर इतनी अच्छी नहीं है। सो उस केस में हमने एक आंख में उसका चश्मे का नंबर दिया, दूसरी आंख में एक कंप्यूटर बेस्ड थेरेपी होती है, हमने उसकी शुरू करी। वो 2 महीने चली, एंड वी वर एबल टू गिव हिम विजन। जो पहले 30-40% थी, उसको 70-80% तक हमने विजन उसकी रिस्टोर करी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आप मानेंगे नहीं, उसका नंबर जो -8 था, एक्चुअल नंबर उसका -17 था। जैसे जैसे हमने थेरेपी करी वैसे वैसे उसका नंबर खुल के आता गया, कि एक्चुअल नंबर तो इतना था जी, राइट, -17 नंबर आ रहा था। अब इतने ज्यादा हाई पावर के ग्लासेस भी नहीं बनते, या फिर बने तो वो आपस में बैलेंस नहीं है। एक में 7 नंबर, एक में 17 नंबर, उसको मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। चैलेंज हो गया बहुत बड़ा। हमने उसको मैनेज करने के लिए हमने -17 नंबर वाली आंख के अंदर 8 या 10 नंबर का उसको हमने कॉन्टैक्ट लेंस दिया। उसके ऊपर जो रिमेनिंग पावर थी, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने उसको 7-7 नंबर का चश्मा दिया। डबल हो गया। कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर से चश्मा लगाया फिर उसके एक आंख के अंदर। मतलब वो वन ऑफ द गुड केसेस था जिसका हम एग्जांपल देते भी हैं कि अगर पेशेंट की विल हो और वो हमारे साथ फॉलो थ्रू करे, तो आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है ऐसे केसेस में भी। ये आपका चैलेंजिंग केस रहा, मतलब अच्छा केस था जिसको याद करके खुशी होती है जी कि आप वहां तक रिकवर करवा पाए। हाँ जी। अक्सर इंजरी हो जाती है, हाँ जी, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, या कुछ बच्चों ने अपनी आंखों में मार लिया, कुछ ऐसे हो जाता है। तो आपके पास कौन सा ऐसा वर्स्ट इंजरी केस आया जिसको आपने वर्स्ट टू गुड करा? देखो, वर्स्ट की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती। वर्स्ट इंजरी केसेस बहुत आते हैं, और इंजरी तो इंजरी होती है, चाहे छोटे बच्चे की आंख में बॉल लगी हो, चाहे किसी एडल्ट की आंख में बॉल लगी हो, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। बट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ इंजरी का। ये केमिकल जाना, ये सब इंजरीज हैं। तो जनरली ये ट्रीट हो जाती है जब तक कि बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज ना हो, जिसके अंदर हम विजन ना रिस्टोर कर पाए। बट बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम सर्जरी के थ्रू हम विजन रिस्टोर कर देते हैं। हम उनकी
निगाह देने में हेल्प करते हैं जहाँ पे ऐसे लगता है कि अब बचेगी नहीं, क्योंकि आँख, मैं हर बार ये कहता हूँ, आँख बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, इसको साथ जितनी छेड़छाड़ कम हो उतना अच्छा है, जहाँ पे जरूरी हो वहीं पे छेड़ना होता है। तो एक इंटरेस्टिंग केस जो मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक आया कि एक लड़की, उसके पास रैबिट्स थे, खेलते खेलते रैबिट ने पंजा मारा उसकी आँख पे। रैबिट ने? हाँ, रैबिट ने पंजा मारा। वो एक दो जगह से ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर से आ जाती थी। फिर वो मेरे पास आए, हमने फिर स्टेन वगैरह करके थोड़ा पैटर्न देखा कि क्या है। फिर हमने उनकी आई का और प्रॉपरली एग्जामिनेशन, लिड को इवर्ट करके, लिड को उल्टा करके, पूरा डबल इन्वर्जन करके हमने देखा कि क्या हो सकता है। तो उसके अंदर हमारे को बहुत छोटे 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 उसके रैबिट के पंजे के अंदर बाल होते हैं, बहुत फाइन, जो आंखों से नहीं दिखते, वो फंसे हुए थे। और वो एक दो नहीं थे, और वो एक दो नहीं थे, वो कम से कम 20-30 बाल थे जो आंख के अंदर फंसे हुए थे। उसको हमने एक एक करके अंडर माइक्रोस्कोप, एक एक करके, मल्टीपल 3 सिटिंग्स लगी मेरे को। हर हफ्ते के बाद मैं उनको बुलाता था, और तब तक के लिए हमने उनका कॉन्टैक्ट लेंस लिया, क्योंकि उनको बार बार ऐसा लगता था कि आंख में कुछ है, रड़क पड़ रही है, कि आंख में इरिटेशन हो रही है, कुछ समथिंग इज रबिंग अगेंस्ट माय आईज। तो उनको हमने वो दिया, साथ में मेडिकेशन दी, एंड दैट पेशेंट इज स्टिल हैप्पी। जैसे मेरे पास अभी तक एक ही केस ऐसा आया है, बाकी तो छोटे मोटे आते रहते हैं, वो हम देख लेते हैं, बट दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर नीरज, क्या ऐसे भी होता है कि कोई पेशेंट आपके पास आया, बट वो अपनी आईसाइट ही दिखाते जा रहे हैं, अपने आईज का चेकअप करवाते जा रहे हैं, बट निकला कुछ और? हाँ, ऐसा तो बहुत कुछ होता है, ऐसा बहुत बार ही होता है। बल्कि आई साइट चेक करा रहे हैं, इसका मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाहते हैं वो ये है कि उसकी नज़र में कमी आ रही है, राइट, और कारण कोई और है, आंख को छोड़ के कारण कोई और है। वही कि दिखा वो आईज ही रहे हैं, बट प्रॉब्लम कोई और पड़ी हुई है पीछे। हाँ बिल्कुल, ऐसी ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल स्पेशली ऐसी कंडीशंस होती हैं। आंख ब्रेन का हिस्सा है, राइट, इट्स एन आउट पाउचिंग ऑफ ब्रेन कनेक्शन। सो कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ऐसी बहुत सारी हैं। दिमाग का प्रेशर बढ़ना, दिमाग का प्रेशर ऐसे नहीं कि आपको टेंशन होगी तो वो प्रेशर बढ़ गया, वो वाला प्रेशर नहीं। एक हमारे दिमाग के अंदर भी प्रेशर होता है, उसको इंट्राक्रेनियल टेंशन कहते हैं, आईसीटी। तो उसका प्रेशर बढ़ना, उसकी वजह से आंख के अंदर सोजिश आ सकती है, आंख की नस में सोजिश आ सकती है, जिसके कारण आपको कम दिखता है, आपके हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन की कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक न्यूरो का केस आया था, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। पेशेंट को नहीं पता, उनको सिम्टम, उनको कंप्लेंट क्या थी कि आंख में दर्द हो रही है और निगाह धीरे धीरे कम हो रही है। पहले एक दो जगह पे एक हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने, तो वो इतना सटल स्टेज पे था कि वो डिटेक्ट इतनी जल्दी नहीं हो सकता। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल पे गए, मतलब हमारे पास आए जी, तो हमने भी देखा। लेकिन जब हमने पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर करा 4 दिन के पुराने से, तो इवन आफ्टर ग्लासेस विजन इंप्रूव नहीं हो रही थी, विजन थोड़ी सी डाउन जा रही थी। तो इट गॉट सस्पिशियस, क्योंकि आंख जब हमने देखी तो आंख बिल्कुल ठीक थी। तो फिर हमने आंख में दवाई डाली और उसको चेक करा, तो आंख की जो रेटिना होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, उसके अंदर हमारे को हल्का सा डाउट लगा कि उसमें रेडनेस ज्यादा है। तो हमने पेशेंट को 1-2 दिन के बाद फिर से फॉलोअप पे बुलाया जी, और उसके टेस्ट करे। तो उसके टेस्ट के अंदर उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम निकली और उसकी विजन और ड्रॉप हो गई उस दिन के मुकाबले। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है, और वो हमारे आई के सेंटर को भी, हमारे ब्रेन के अंदर एक आई सेंटर भी होता है, ठीक है, आंख का एक सेंटर है, जैसे मैं कह रहा हूँ जहां पे जाके इमेज बनती है, तो वो एक सेंटर है, तो वो उसको इफेक्ट कर रहा था। और उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं करना था, उसका ट्रीटमेंट न्यूरो वालों ने करना था, बट वी कुड रेफर दैट पेशेंट अर्ली अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और विद इन 3 days पेशेंट रीगेन्ड द विजन। तो अभी तब से वो फॉलोअप में है, एंड शी इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस निकलते हैं कि आपको हेडेक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। हेडेक, लोग एमआरआई पहले कराते हैं, चश्मे का नंबर आके बाद में चेक कराते हैं। सबको यही डर है कि पता नहीं दिमाग में क्या निकलेगा। बिल्कुल, राइट। लोग तो हेडेक से हमारे पास आके पूछते हैं कि सर दर्द हो रहा है जी, एमआरआई करा ले। हमने कहा पहले नंबर तो चेक करा लो जी, तो 90% तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको कि आपको एमआरआई की जरूरत है, तब आप जरूर कराइए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली का फेस्टिवल आ जाएगा। हाँ जी। और दिवाली में वो कहते हैं सबसे ज्यादा ख्याल रखो अपनी आंखों का। वो तो पता नहीं, हम जरूर कहते हैं कि आंखों का ध्यान रखो, क्योंकि दिवाली के टाइम पे इंजरीज के इंसिडेंट बहुत बढ़ जाते हैं। और ये कोई आज का नहीं है जी, ये सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि जो पटाखे चलाते हैं हम, आतिशबाजियां चलाते हैं, तो उससे आईज की इंजरी के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हैं जी। तो
आंखों में चोट, सीधा कोई लड़ी आके लगी, कोई पटाखा फूट गया आंख के पास, आई की बर्न्स हो गए, कॉर्निया डैमेज हो गया, पुतली पे चोट लग गई, ये सारे इंसिडेंट बढ़ जाते हैं जी। तो सेफ्टी सबसे जरूरी है। आपने दूर से चलाना है, कोई पटाखे चला रहे हैं, कोई आतिशबाजी चला रहे हैं, किसी एडल्ट की सुपरविजन में चलाना है। हो सके तो कोई एडल्ट ही चलाएं, छोटे बच्चे ना चलाएं, क्योंकि उनके ही चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी इंजरीज सीरियस होती हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, और ये काफी ज्यादा डैमेजिंग होती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं पंजाब में, हाँ जी, तो हाँ जी, काफी डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत को, ज्यादा, हमारे फार्मर्स के खेतों को। बिल्कुल सर। तो अब तो जो सिचुएशन है, पानी ऊपर है, पर जब पानी नीचे जाएगा, तो वो पानी नीचे जाने के बाद क्या कुछ होगा, और कैसे उनसे लोगों को बचना चाहिए, कौन सी बीमारियां लगेंगी, और आंखों का स्पेशल क्या ख्याल रखना पड़ेगा? सर, ये बरसातों के बाद का सीजन वैसे ही बीमारियां लेके आता है, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। फ्लड थोड़े बहुत हर साल आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार पंजाब पूरा का पूरा ही डूब रखा है जी। तो ऊपर वाला उन पे मेहर करे जी, कि जो हालात हैं इनको जल्दी सुधारे जी। और इसके बाद जो बीमारियां आनी है, मैं आपको, वैसे तो बीमारियों का सीजन है, ये वायरल बहुत ज्यादा होता है, फिर मच्छरों वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बहुत है। आंखों के अंदर जो सबसे कॉमन बीमारी इसके बाद आती है वो है आई फ्लू की, जिसको हम आंख आना कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये दिक्कतें इसके बाद बहुत ज्यादा आएंगी, और ये हमारे को पता है कि इसके बाद आएंगी, और सबको पता है कि आएंगी। अगर हो जाए तो क्या करें? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, जैसे घर पे ही कोई इलाज कर लेते हैं, वो नहीं करना। क्योंकि जब आपने वो शुरू करा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत हाई एंड की स्टेरॉइड डालेंगे, अपने आप केमिस्ट से जाके बोलेंगे, उन्होंने लाली की दवाई दे देनी है। उस लाली के दवाई के अंदर ये 4 सॉल्ट में से एक ना एक जरूर होगा। मैं सॉल्ट के नाम बता देता हूँ आपको: डेक्सामीथासोन, बीटामीथासोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। जहां पे ये आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हो तो इनसे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन इससे आपकी आंख ठीक होने के। ये बहुत हाई एंड स्टेरॉइड्स हैं। हाँ जी, ये हाई एंड स्टेरॉइड्स हैं जो हम जनरली सर्जरी के बाद देते हैं, जो डिजीज हमारे से क्योर नहीं हो रहे होते उसके अंदर हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं जी। तो ये आम बिकते हैं केमिस्ट शॉप पे, और इसको केमिस्ट दे देते हैं कि लाली में 2 दिन में आराम आ जाएगा, और पेशेंट डाल लेता है। तो कभी कभी तो इससे आराम आ जाता है क्योंकि हाई एंड स्टेरॉइड है जी। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ऐसी है जो स्टेरॉइड से बढ़ती है तो ये फ्लेयर अप होके आती है, और तब फिर आंख को कई बार बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो क्या नहीं करना ये जानना ज्यादा जरूरी है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि ये वायरल डिजीज है, इसने अपने आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना है। तो किसी को सिम्टम ज्यादा है, किसी को कम है। अगर तो हल्के फुल्के हैं, आपको ज्यादा नहीं लग रहे, ठीक है, किसी को बहुत माइल्ड भी होते हैं, तो बस घर पे छुट्टी लेके आप बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, अभी डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है, लाली बढ़ रही है, या फिर डिस्चार्ज जैसे गिद आना कहते हैं वो बढ़ रहा है, आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना है। आंखें चिपकना या आपको नजर में कोई फर्क पड़ना, इमीडिएटली आपने डॉक्टर को दिखाना है। 80% आजकल लोग जॉब करते हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना, बिल्कुल, सारा दिन अपने डिवाइसेस चलाना, बिल्कुल। तो उनके लिए स्क्रीन टाइम कितना मिनिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए? एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसका कैसे और क्या करना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम की तो अब लिमिट से बात जा चुकी है बाहर, ठीक है। इंसान को बनाया गया है बाहर रहने के लिए, नेचुरल लाइट में रहने के लिए। कंप्यूटर मोबाइल के लिए तो इंसान बना नहीं है, राइट। सो मिनिमम की बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। जिसको एक्सपोजर ना हो वही बेस्ट है, लेकिन वो आज की लाइफ में पॉसिबल नहीं है। चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, इवन हमारा इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बट टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हमारे को वी हैव टू इंडल्ज इन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स एंड टेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इवन सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है या प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस देनी है। सो हर किसी के प्रोफेशन में आजकल मोबाइल और ये सब इन्वॉल्व है। रही बात अब इसके अंदर हम क्या ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जिसका काम है वो तो करेगा जी। अगर आपका 10 घंटे का काम है, आप 10 घंटे करोगे, चाहे मैं आपको करूं नहीं, आपको 5 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना। आप मेरी बात सुन लोगे लेकिन शायद मानोगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में भी नहीं है, मजबूरी है, ठीक है। वही है स्क्रीन एटिकेट्स क्या होते हैं। तो स्क्रीन एटिकेट्स में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, सबने सुना होगा, मैं फिर भी आपको एक बार दोहरा देता हूँ। 20-20-20 रूल होता है: आफ्टर एवरी 20 minutes ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर 20 seconds यू हैव टू लुक एट अ 20 feet डिस्टेंस। इसका भाव ये है कि आपको लगातार स्क्रीन पे नहीं देखना है जी। आपको वो पॉइंट ब्रेक करना है और थोड़ी सी देर के बाद किसी डिस्टेंस पे आपको देखना है।
ताकि जो हमारी मसल्स कंटिन्यूसली वहां पे एनग्रॉस्ड हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो उनको डैमेज हो रहा है, फटीग हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा दूर जब देखते हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स हमारी यूज होती हैं, तो वो हम ब्रेक कर सकें, उसके फटीग को ब्रेक कर सकें, हम आइज को थोड़ा सा ब्रेक दे सकें। अच्छा, एक रूल 20-20-20 हर कोई याद कर सकता है, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो ये कॉन्शियसली होगा, क्योंकि जब हम एनग्रॉस्ड होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे को ध्यान नहीं रहता कि 20 मिनट निकल गया, 2 घंटे निकल गए जी, ठीक है। दूसरा, ब्लिंक रेट का मैंने आपको बताया कि क्या फर्क पड़ता है, तो कॉन्शियसली ब्लिंक ज्यादा करना है जी। पानी खूब पीना है, हम कहते हैं ड्राइनेस आ गई जी, है ना, तो ड्राइनेस वर्ड ही कहता है कि मतलब पानी की कमी है, टीयर्स की कमी है, तो पानी खूब पियो, टीयर्स भी ज्यादा बनेंगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। मैं तो कहता हूँ आप आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद उठ के चाहे एक छोटा सा राउंड मारा हो, चाहे घर के अंदर हो, घर में मारा हो, ऑफिस में मारा हो, एक तो एक दो लोगों से हाय हेलो हो जाएगी, माहौल अच्छा हो जाएगा, राइट। चाहे पानी पी लो, लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना लैपटॉप छोड़ा और मोबाइल उठा लिया, फिर आंखों को ब्रेक नहीं मिली जी जी जी, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन होता है, तो ये नहीं करना। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपना वर्क स्टेशन आप एक विंडो के पास रखिए, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप बाहर ऐसे करके गेज कर पाए जी, ठीक है, अकोमोडेशन ब्रेक करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे रूम में एम्बिएंट लाइटिंग है जी, सो एम्बिएंट लाइट में काम करें, डिम लाइट्स के अंदर या अंधेरे में स्क्रीन टाइम का यूज ना करें, उससे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, जोर पड़ेगा ऐसे आंखों का, जोर पड़ेगा, वही उसको स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। और आईज की एक्सरसाइज, ठीक है, ये हमारे बड़े पुराने भी कहते हैं कि आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके योगा वाले लोग भी आपको बताते हैं कि आंखों की ऐसे 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 आपको मूवमेंट करिए, रोज सुबह उठ के हाथ को रब करके उसको आंखों के ऊपर ऐसे रखिए, वो अच्छा रहता है। ये कुछ एक्सरसाइज है। एक बताते हैं कि हाथ में पानी लेके या कप लेके उसके अंदर आंख डुबोइए, वो हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ज्यादा आंख को अनस्टेराइल चीजों से ज्यादा वो क्लीन करना इज नॉट हेल्दी फॉर आइज। बट एक्सरसाइज जो आपको समझ आती है वो आप जरूर करिए। ये स्क्रीन एटिकेट्स हैं। आपका पोस्चर जी, सिटिंग पोस्चर, आपका सिटिंग पोस्चर से हम आते हैं जो आपका सवाल था ड्राई आई सिंड्रोम पे या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पे। दीज आर वन एंड द सेम थिंग, ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब ड्राई आईज हमारे को समझ आता है, सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम जो शब्द है इसका मतलब है कि आपको एक से ज्यादा तकलीफ आ रही है, लेकिन उसका कारण एक ही है। जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बड़ा आसान है समझना, कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर पे नजर लगाने की वजह से आपको कई तरीके से दिक्कत आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी आंखों की है जी, दूसरी आपकी बैक की मसल्स, आपकी नेक की मसल्स, आपके हैंड की मसल्स जो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे माउस पकड़ के काम कर रहे हैं जी, राइट, इन सब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। आप एक पोस्चर में बैठे हैं, आप काउच्ड पोस्चर में बैठे हैं, आप स्लाउच होके आप ऐसे बैठे हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा प्रेशर पड़ रहा है जी। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने से हम आम भाषा में कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया, और बेसिकली नेक पेन है। तो ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, इसके कारण हमारी आर्म्स में पेन, क्योंकि जब यहाँ की मसल्स हमारी सोर हो जाती हैं कंटिन्यूसली मोबाइल देखने कारण, वो देखने कारण, तो हमारी हाथ में पेन रेडिएट होती है। हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश नहीं उठ पा रहे हैं जी, हम थके थके उठ रहे हैं, ठीक है। आप जान के बड़े हैरान होंगे कि रात को जब हम सोते हैं, ऐसे तो हमारी आंखें बंद हैं जी, लेकिन हमारी आंखों में ड्राइनेस इंड्यूस हो रही है। तो ड्राइनेस कैसे इंड्यूस हो रही है? क्योंकि जो टीयर फिल्म बन रही है उसको हम ब्लिंक नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब हम सुबह उठ रहे हैं वो ड्राइनेस है, और रात को आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज करके आप सो गए हैं, उससे वैसे ही ड्राइनेस इंड्यूस हुई, तो पूरी रात आपकी आंख को खाती है वो ड्राइनेस, और सुबह उठते हैं आपको फ्रेशनेस नहीं फील होती, आपकी बैक, आपकी मसल सारी पेन कर रही होती है, आपको हेडेक्स होते हैं जी। सो दीज ऑल इंक्लूड्स कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आपने पोस्चर सही रखना है, आपकी चेयर सही होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। आजकल तो स्टैंडिंग टेबल्स का रिवाज आ गया है, लोग खड़े होकर काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो भी आपका बेटर हो। सो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आजकल एक नई टर्म चल रही है डिजिटल डिटॉक्स, कि एक दिन पूरा वीक में एक दिन ऐसा रखो कि कोई भी डिवाइस ना यूज करो, ना फोन, ना टीवी, ना कुछ, डिजिटल डिटॉक्स करो प्रॉपर। ये आजकल के जो जनरेशन है ना सर, ये जेन जी कह लो जी, जेन एक्स में मतलब ये काम शुरू हो गया था। तो ये आप जो ले लो ना, इनको ये ऐसे वर्ड समझ आते हैं जो अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं, वो समझ नहीं आता कि भाई नजरें ज्यादा ना लगाओ, आप स्क्रीन ज्यादा ना देखो, मतलब तो वही निकलता है, मतलब तो वही है डिजिटल डिटॉक्स। हाँ कि भाई हम जो फास्टिंग करते हैं वो बॉडी डिटॉक्स है, लेकिन अब इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग और सब ये समझ आता है। तो ये
जनरेशन गैप्स हैं सर, जनरेशन की टर्मिनोलॉजीज हैं, जी। बात वही है, ठीक है, कि स्क्रीन से जितना नए स्लैंग्स आ गए। हाँ, तो अच्छी बात है, जिसको जिस चीज से समझ आए, हमारे को तो वही अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, जो शुगर वाले मरीज है उनको अपनी आंखों का क्या खास ख्याल रखना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा टॉपिक है। शुगर वाले मरीजों की आंखों पे क्या असर पड़ता है या क्या उनको ध्यान रखना होता है, आई थिंक ये हमारे लिसनर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, शायद आपने नाम सुना हो। हम बाहर से शुरू करते हैं कि शुगर से आंखों पे क्या असर पड़ता है। तो शुगर बढ़ने से हमारी सबसे पहले बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना, आईलिड कहते हैं इसको, इसके ग्लैंड सूखने लग जाते हैं, तो ड्राइनेस होने लग जाती है जी। तो ग्लैंड इसके अंदर है, ये हमारी टीयर फिल्म बनाने में हेल्प करते हैं, तो जब ये सूखेंगे तो ड्राइनेस होने लग जाएगी। इसके अंदर चलो हमारा लेंस आता है, वो लेंस के अंदर भी पानी भरने लग जाता है, तो हमारे को मोतिया बढ़ने की शिकायत बढ़ने लग जाती है इसके अंदर। अब जो इसमें सबसे खतरनाक चीज है ना जी, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब हमारा पर्दा, पैथी मतलब बीमारी, पर्दे की बीमारी शुगर के कारण, शुगर के मरीज में। ये कहा जाता है जी कि जिस बंदे को शुगर हो गई, आपको डिटेक्ट हो गई, आप दवाई पे चले गए शुगर के, तो 10 साल के बाद इसका असर आपके पर्दे पे आना ही आना है, राइट? अब वो कितना सटल होगा या कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। हमने देखा है जी 2-3 साल के अंदर भी बंदे, मतलब आंख के अंदर खून आ गया, आंख की निगाह बहुत जाने लग गई है, ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं। और कई ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको 20-25 साल से शुगर है, लेकिन उनका पर्दा ठीक है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल करा हुआ है, राइट? तो जो हमारे हाथ में वो तो हम करेंगे जी, राइट? लेकिन जो पेशेंट के हाथ में है शुगर कंट्रोल करना और रेगुलर चेक करना। अब अक्सर हम पेशेंट आता है, हम पूछते हैं कि जी शुगर है जी, वो कहते हैं हाँ जी शुगर है, तो शुगर कंट्रोल है जी, दवाई खाते हैं जी। तो बॉस, दवाई खाना इज नॉट शुगर कंट्रोल। आप दवाई खा क्यों रहे हो? आप दवाई खा रहे हो, आपका शुगर कंट्रोल हो। तो अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आपने दवाई खाई, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 150-170 आ रही है, तो इसका मतलब आपकी दवाई काम नहीं कर रही। जो आपकी आज से 2 साल पहले दवाई काम कर रही थी, राइट, वो अब काम नहीं कर रही है। वो इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है जी, या वो दवाई आपके ऊपर इफेक्टिव कम हो गई है। तो लेकिन पेशेंट को है कि मैं दवाई खा रहा हूं, मैं ठीक हूं, तो हमने बीमारी के आने की वेट थोड़ा ना करनी है जी, कि जब नुकसान हो जाएगा उसके बाद जाके हम चेक कराएंगे। ये तो एक रेगुलर चेकअप है जो आपको अपने डॉक्टर से करवाना है जी। और जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी उसको साल में एक बार, चाहे सब कुछ सही है, अपनी आंख के अंदर दवाई डलवा के पर्दा तो आपको दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि सबसे पहला चेंज डायबिटिक रेटिनोपैथी या शुगर का हमारी आंख में आएगा। मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द फर्स्ट चेंज वी सी इन अ पेशेंट ऑफ शुगर और डायबिटीज, ठीक है जी। आंख जो हमारी है वो एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है आपके ब्रेन का, आपकी ब्लड वेसल्स का, और बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पे आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख लो। तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करते हैं कि इसमें होता क्या है जी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आपकी है, ये शुगर बढ़ने के कारण हमारी ब्लड वेसल्स को ब्रिटल कर देती है। ब्रिटल का मतलब आप समझते हैं कि मतलब छिद्दा कर देती है जी। उसमें छोटे छेद आने शुरू हो जाते हैं। मतलब छेद आने से क्या होगा, उसमें खून जा रहा है तो छेद आ गए, वो लीकी वेसल्स बन गई, उसमें लीक्स आने शुरू हो गए, राइट? तो जब लीकिंग होगी तो हमारा जो आंख का पर्दा है उसके अंदर पानी, खून, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं, वो जमा हो जाएगा। यस, सो दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपके आंख के पर्दे के अंदर ये सारी चीजें जमा होनी शुरू हो गई हैं शुगर बढ़ने की वजह से। इसमें अब 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में होता है जी, या ये लॉन्ग टर्म में जाके इरिवर्सिबल चेंजेस में बन जाते हैं। जब तक ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं तब तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले कंट्रोल क्या है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करो जी। अपना शुगर लेवल कंट्रोल में लाओ। हर शुगर वाले पेशेंट के घर में एक शुगर की मशीन होनी चाहिए जिसपे वो अपना शुगर मॉनिटर कर सके। मैं नहीं कहता रोज करो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे तो डेली करो, लेकिन हफ्ते में एक बार तो करना ही है कि क्या चल रहा है। हर 3 से 6 महीने के अंदर अपना एक 3 महीने वाला पैरामीटर होता है HbA1c, आपने वो चेक कराना है कि सपोज आप रोज कर रहे हो वो ठीक आ रहा है, लेकिन बॉडी के बाकी टाइमिंग भी तो है, हो सकता है शाम को बढ़ रहा हो, तो वो उसमें पता चलता है। 3 महीने का एवरेज देता है, ठीक है, कि वो 7 से नीचे है कि नहीं। अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको उसको सुबह शाम मॉनिटर करना है, आपने डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि क्या मॉनिटर करना है।
तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं वो बाद में आते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी दीमक है, मतलब शुगर दीमक है, अंदर ही अंदर खा जाएगी। हाँ, शुगर दीमक है, अंदर ही अंदर खाएगी। ये एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को लग गई और कंट्रोल करो, ये जाएगी नहीं। जब तक दवाई छिड़कते रहोगे कंट्रोल में रहेगी, ये जाने नहीं वाली। ठीक है, आज तक तो किसी की शुगर खत्म नहीं हुई है, कोई जो मर्जी क्लेम कर ले। ठीक है ना जी, फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये मेडिकल फैक्ट है। इसका इलाज है नहीं हमारे पास, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दीमक है जो सर के पैर, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इसको गलाएगी। मैं हर मरीज को कहता हूं कि जी आपका पर्दा दीमक लग गई है, गलना शुरू हो गया है, इसको बचा लो। सबसे पहले तो जो ये कॉज कर रहा है आपकी शुगर है, उसको कंट्रोल करो। बाकी जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। बिल्कुल, चाहे हाई है चाहे लो है, बस उसे कंट्रोल में लेके आओ। हाँ, लो और खतरनाक है सर, उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होती, बट लो इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। शुगर लो होना इज वेरी डेंजरस। हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो एज जिनकी बढ़ती जाती है उनमें कॉमन आई साइट के रिलेटेड बीमारी है जो चिट्टा मोतिया और काला मोतिया होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चिट्टा मोतिया काला मोतिया होता क्यों है और इसे कैसे हम इलाज करवा सकते हैं? सर एक तो ये चिट्टा मोता काला मोतिया जो है ना, ये हमारे बड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन तो यही है कि चिट्टा मोतिया काला मोतिया, लोग आपस में कंफ्यूज होते रहते हैं। दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड चीजें हैं। इंग्लिश में उसका नाम कैटरैक्ट है, उसका नाम ग्लोकोमा है। तो कुछ काला चिट्टा कुछ ऐसा नहीं है। चिट्टे मोतिया को चिट्टा मोतिया इसलिए कहा जाता है हिंदी में क्योंकि उसके अंदर जो हमारा लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, धीरे धीरे एज के साथ जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं तो हमारा लेंस के अंदर भी प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। वो फाइबर सफेद होने शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी विजन कम होनी शुरू हो जाती है। विजन कम होने के कारण एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे फाइबर वाइट हो जाते हैं। सारे फाइबर वाइट होने से वो आपको सामने से वाइट रिफ्लेक्शन दिखती है उसकी। तो जब इसका इलाज नहीं था, तो जब किसी इंसान को ऐसे सामने देखते थे तो उसके वाइट वाइट दिखता था, तो कहते चिट्टा मोतिया हो गया। बट आजकल जो चिट्टा मोतिया है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि हम बड़े सेंसिटिव हो गए हैं और ना हम पहले जैसे हमारी आदतें रही हैं, ना हमारे काम रहे हैं। हमारा सारा काम ही विजन से रिलेटेड है। हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, हर जगह विजन काम आ रही है। तो जैसे ही आपको विजुअल डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी सी भी, आपको लगता है कि यार वो बात ही नहीं रही विजन में जो पहले थी, अब थोड़ा कम दिख रहा है, आप इमीडिएटली आ जाते हो डॉक्टर को दिखाने। तो डॉक्टर डिटेक्ट करता है कि कैटरैक्ट है, मतलब सफेद मोतिया है। ठीक है, हमारे को उस स्टेज तक जाने की जरूरत नहीं है कि वो पूरा सफेद होके दिखे। पूरा सफेद होने का मतलब है ना रोशनी अंदर जा रही है ना आपको कुछ दिख रहा है, आप लिटरली आप ब्लाइंड हो। सो इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज क्यूरेबल इन द वर्ल्ड। और इंडिया इसके अंदर सबसे आगे है इसको क्योर करने में। वी हैव ट्रेन्ड डॉक्टर्स इन सफिशिएंट नंबर्स हु आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। दैट्स रियली ग्रेट कि इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज इन सभी चीज़ों में भी, और आई सर्जन्स हो गए, आई डॉक्टर्स हो गए, ये काफी अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। प्राउड टू बी इंडियन इस चीज को जब हम सुनते हैं। डेफिनेटली, तो ये चीज काफी अच्छी है हमारे लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, बट ये काला मोतिया क्या होता है, ग्लूकोमा जो भी आपने बताया मेरे को? हाँ जी, तो काला मोतिया या ग्लोकोमा एक विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये सीरियस कंडीशन है। जैसे कैटरैक्ट की हमने बात करी, उसका तो इलाज है हमारे पास। उसका इलाज सिंपल है, मतलब सर्जरी करके उसको लेंस को, जो सफेद लेंस है उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, उसका इलाज है। लेकिन जो काला मोतिया है जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, ये हमारी आंख की नस की ऑप्टिक नर्व की डिजीज है। मोर डेंजरस। हाँ, ये तो नस की सीधी सीधी नस की डिजीज होगी। तो इसका लेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है जी, राइट। बट ये काला मोतिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर ब्लैकआउट हो जाता है धीरे 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 धीरे। ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है हमारी ऑप्टिक नर्व की। हमारी आई की जो नर्व है जो हमारी आंख को दिमाग से जोड़ रही है, ये धीरे धीरे उसको कंप्रेस करके जी उसको खत्म कर देती है, उसको डेड कर देती है। तो वो एक चीज डेड को रिवाइव करना आज तक तो अभी तक इंसान के हाथ में है नहीं, राइट। तो ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है कि इसकी एग्जैक्ट पैथोलॉजी तो किसी को भी नहीं पता जी। थ्योरीज हैं, जैसे कि आंख का प्रेशर बढ़ने से हमारी आंख की नस पे डैमेज होता है, राइट। तो हम इसके अंदर प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयां देते हैं। अगर दवाइयों से ना कंट्रोल हो तो हम उसको सर्जरी से कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हमारे को। सर्जरी तक बात चले जाती है काली मोती। हाँ, बट मोस्टली लोगों का दवाइयों से मैनेजमेंट हो जाता है। अब ये सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग क्यों है?
पेशेंट इसकी कंप्लेंट लेके कभी नहीं आएगा। पेशेंट सफेद मोती की कंप्लेंट लेके आ जाएगा, मेरे को कम दिख रहा है जी। लेकिन अगर पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आया है मेरे को कम दिख रहा है और उसको सफेद मोतिया नहीं है और उसको काला मोतिया निकल रहा है जी। अगर हमने उसको चेक करा और उसके ग्लोकोमा निकला, इसका मतलब डैमेज 90% से ऊपर हो चुका है। पता ही तब चलता है जब 90% पेशेंट जब कंप्लेंट लेके आया और उसको ग्लोकोमा डिटेक्ट हो गया कंप्लेंट की वजह से, दैट मींस उसको 90% डैमेज है जो कि इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब है कि हम इसको वापस आपको नजर नहीं दे सकते। हम जहां पे है वहां पे रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये 100 की स्पीड से भाग रहा है, हम दवाइयां डाल के इसकी स्पीड 2, 4, 5, 10 जहां पे भी रुक जाए, जो भी मिनिमम हो, हम वहां तक लेके आ सकते हैं जी। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा नजर का दायरा कम होता है, इसलिए हमारे को पता नहीं चलता। इवन जिसको 90% डैमेज है वो 6 पड़ जाएगा, वो हमारा चार्ट पूरा पड़ जाता है 90% डैमेज में भी। हाँ जी उसको, लेकिन उसको क्या होता है उसका आंख का दायरा कम हो जाता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे ये दीवार है, आपको देखते देखते मेरे को ये पता है कि यहाँ पे ये दीवार है, इसकी ग्रे शेड है, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक स्लैब लगी हुई है, मैं देख आपको रहा हूं, तो ये मेरा आंख का दायरा है कि मैं देख आपको रहा हूं, लेकिन मेरे को इतनी विजन, इतनी पेरिफेरल विजन कहते हैं हमसे, हमारी पेरिफेरल विजन है, उसमें वो दायरा छोटा होना लग जाता है, तो हमारे को दिखता नहीं है। हमारे को सेंट्रल विजन रहती है लेकिन हमारा दायरा छोटा हो जाता है। ऐसे देख सकते हैं, ये पेरिफेरल नहीं, वी कॉल इट टनल विजन। जैसे हम एक टनल में से देख रहे हैं तो हमारी विजन ऐसे रह जाती है। इसमें आपके पेशेंट जब आता है तो उसको क्या दिक्कत होती है, किसी कोई साइड से आती हुई चीज नहीं पता चलती, एक्सीडेंट होने लग जाते हैं कि गाड़ी आ रही है पता नहीं चली, सामने वाला बताता है कि इधर से गाड़ी आ गई तेरे को दिखा नहीं, ठीक है, कोई चलते हुए ठोकर लग गई, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ग्लोकोमा के अंदर। और ये जब एज ज्यादा हो जाती है फिर तो क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो जनरली ये जब एज ज्यादा हो जाती है तब होता है, लेकिन ये न्यूबॉर्न्स के अंदर भी हो सकती है, उसके अंदर अलग सिम्टम होते हैं, वो तो जो हमने पहले बात करी कि सारा कुछ ओवरऑल जनरल देखने के लिए तब पता चलता है। सो डॉक्टर साहब, जैसे अब आजकल डिजिटल डिवाइसेस है, यू नो वेरी वेल, सो द थिंग इज कि अब जो ई रीडिंग है वो भी काफी बढ़ती जा रही है, ई बुक्स होगी, ई रीडिंग हो रही, और डिजिटल डिवाइसेस, ये अच्छी है या हमें हार्ड कॉपीज ही लेनी चाहिए बुक रीडिंग में? ये अच्छी है, वैसे तो अच्छा है। अगर आपको डिजिटली, आपको एक ही किताब के अंदर आपके हाथ में आईपैड है, इसके अंदर आपके हजारों बुक्स हैं, तो हजारों बुक्स कैरी करना इज नॉट पॉसिबल जी। ठीक है, अगर हम आई के लिहाज से बात करें कि आई के लिए क्या अच्छा है, तो सर आई के लिए तो कोई भी स्क्रीन अच्छी नहीं है। ठीक है, स्क्रीन के अंदर से आपकी लाइट्स एमिट होती हैं, आपकी ग्लेयर एमिट होती है, आपकी एक ब्लू लाइट होती है वो एमिट होती है, जो इवेंचुअली आपकी आईज को डैमेज करेंगे। हमने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करी, वो सब यही है, आपका पोस्टर खराब हो रहा है, आपका ये सब हो रहा है, जबकि हार्ड कॉपीज जो है उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको एक अच्छी लाइट ग्लेयर नहीं पड़ती। अब आपको याद हो, हम बचपन में कभी नॉवेल्स या बुक्स पढ़ते थे, राइट, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक पेज की एक खुशबू होती थी, वो आजकल के बच्चों को नहीं पता। जी जी, हम तो पहले जब भी बुक बाय करते थे पहले से अच्छे तरीके फ्रेग्रेंस लेते थे, पहले तो उसको ऐसे पलट के देखते थे कि खुशबू आएगी, लगा के हाँ ये फ्रेश है जी, राइट। फिर पेज का टेक्सचर होता था, तो वो टेक्सचर बड़ा, मतलब आपको याद हो नॉवेल्स के जो टेक्सचर होते थे बुक के पेजेस के, वो थोड़े खुरदरे होते थे, वो डेलिबरेटली ऐसे बनाए जाते थे ताकि उससे रिफ्लेक्शन ना पड़े। आप लैंप के नीचे पढ़ रहे हो, कभी आपने देखा नॉवल आप पढ़ते हुए आपकी आंख में रिफ्लेक्शन पड़ रही है? नहीं पड़ती, क्योंकि वो डिफ्यूज लाइट को स्कैटर करती है जी, राइट। अब ये स्मूथ सरफेस है सारे, इनमें से रिफ्लेक्शन आएगी, इनके तो खुद अंदर से लाइट एमिट हो रही है, अगर इसके ऊपर भी लाइट पड़ रही है तो वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है जी। तो ये जितनी लाइट आपको रिफ्लेक्शन आपको मिल रही है, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रही है, इवेंचुअली आपको आईज को डैमेज करेगी। सो अल्टीमेटली हमें बुक्स ही पढ़नी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिजिटल। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो बुक्स आर द बेस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक आपको याद हो एक डिवाइस आई थी किंडल के नाम से, उसके अंदर ये सब रिफ्लेक्शंस बहुत कम थी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है रादर देन आईपैड जिसके अंदर ये रीडिंग मोड्स हैं। बहुत कुछ आ गया है इसके अंदर भी कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल समहाउ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये लास्ट नंबर पे आती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मोबाइल्स हैं या ये हैं, हम इसके अंदर अपनी कन्वीनियंस के लिए पीडीएफ आ गया, हाँ जी, आपका या मेरा प्रोफेशन है, मेरे प्रोफेशन में रिपोर्ट्स आई, कोई पेशेंट ने रिपोर्ट्स भेजी, हम इसी में खोल खोल के देखते हैं, राइट। कोई आईटी वाले बंदे हैं वो अपनी पीडीएफ देखते हैं, कोई बैंक्स वाले हैं वो अपनी 100 तरह के, हर किसी को काम रहता है जी। हम वैसे तो पढ़ने के लिए, अगर आपने कोई किताब देखी हो, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी नॉवेल्स या जो भी होता था, उनका एक पर्टिकुलर टेक्स्ट होता था, फॉर्मेट होता था, एक फॉन्ट साइज होता था जी।
वो इस हिसाब से बनाया जाता था जो आईज को सूदिंग हो और इजी टू रीड हो, राइट। लेकिन अब हमने कन्वीनियंस के चक्कर में हम जो इतनी चीज देखनी चाहिए वो हम इतनी सी करके देख रहे हैं, तो उससे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है, आई फटीग होता है जी। ठीक है। सो आइडियली हमें वो सब नहीं करना चाहिए, हमें बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहिए अगर देखना है तो, और जितना हो सके बुक्स का यूज कर सके या हार्ड कॉपीज यूज कर सके, आईज के लिए वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड, मोबाइल इन द वॉशरूम। हाँ सर बिल्कुल, ये तो घर घर की कहानी है, आपकी मेरी कहानी है, लेकिन ये कहानी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जो चीज हमें 15 मिनट में हमारी होनी होती है वो हम 1-1 घंटा वॉशरूम में लगा के आते हैं। हाँ सर, बस बहुत टाइम इसके ऊपर वेस्ट होता है। और चलो ये तो आपने एक वो बात कर दी कि मोबाइल इन वॉशरूम, जो कि सही नहीं है। सिमिलर हमने एक और बात करी थी कि खाना खाते हुए मोबाइल यूज करना, ये दोनों मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट बेसिकली इसके अंदर रीजन जो आता है कि जो काम पे हमने फोकस करना है हम उसको छोड़ के हमारा फोकस कहीं और है। एग्जैक्टली, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, वो चाहे मोबाइल इन वॉशरूम हो गया, मोबाइल ऑन डिनर टेबल हो गया, ठीक है, दे आर क्रिएटिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारा फोकस होना चाहिए कहीं और फोकस है कहीं और, इसलिए जो चीज जितने टाइम में होनी चाहिए वो हो नहीं रही है जी। आप ये लगा लो कि इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेंगी जी, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं है तो वो जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी आनी चाहिए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो नहीं आ रही है जी, ठीक है। मैं भी ऐसे कहीं पे सुन रहा था, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, कि इसके भी 3 फेजेस होते हैं कि एक स्टार्टिंग होता है, एक एंड होता है, एक इन बिटवीन होता है। तो इन बिटवीन वाला प्रोसेस तो खत्म हो चुका है हमारा, राइट, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जी। स्टार्टिंग और एंड पे हमारा ध्यान है, लेकिन जो इन बिटवीन वाला प्रोसेस है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो सारा ध्यान हमारा मोबाइल पे है और हमारा फोकस लग जाता है वहां पे। वंस अपॉन अ टाइम, डॉक्टर साहब मैं खुद की ही बात करता हूँ, हमने बाहर की क्या बात करनी है। वंस अपॉन अ टाइम हमारा जो थिंक टैंक होता था वो हमारा वॉशरूम में जाके खुलता था। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज हमारा वो थिंक टैंक बंद होके हमारे मोबाइल में रह गया, हम रीलें देखते रहते हैं। शायद शौचालय का नाम इसीलिए पड़ा था कि सोच वहीं पे आती थी। यस, बट आज वो सोच हमारी मोबाइलों में घुस गई है। हाँ सर, वो तो देखो वो सिर्फ आइडियाज कमाने लगे डॉक्टर साहब, राइट, वो तो सिर्फ चलो एक बाथरूम की बात वैसे एक हो गई है जी, राइट, टॉयलेट की, बट अदरवाइज भी आई थिंक जो हमारी जनरेशन है या हमारे नीचे जो जनरेशन है वो उनका ब्रेन अब उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इट हैज बीन ओवरटेकन बाय दिस सोशल मीडिया, राइट। वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जी, राइट, जिसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसका भी सॉल्यूशन जान रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम नहीं है उसका भी, उसको प्रॉब्लम का पता है, उसका सॉल्यूशन वो सुन रहे हैं जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो so soon I'm gonna break it। मैं ये चीजें बंद करने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे अहमियत और ज्यादा स्ट्राइक करी है मेरे माइंड में कि ये चीजें मेरी कितनी सारी चीजें मेरे कितने आइडियाज को रोक के रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ आप रात को वॉक करिए, आप सुबह वॉक करिए, ठीक है, आप लोगों के साथ, एक सोशल ग्रुप्स होते थे आपके वॉक के जी, राइट, आज वो है ही नहीं, 2 लोग 3 लोग, अब हर कोई अपने कान पे ईयरपॉड लगा रखा है जी, ठीक है, अपनी अकेली वॉक कर रहा है और मतलब कोई ना कोई या फिर मोबाइल में नजर है, कोई वो कर रहा है या फोन पे बात कर रहा है जी। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो रुक चुका है, ठीक है, नहीं तो आप 2 लोगों से बात करोगे, आइडियाज फ्लो करेंगे। आप अकेले ही, आप बिना मोबाइल के आप टहल के देखिए, आपके दिमाग में 100 तरह की बातें आएंगी, आपके काम से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आप फोकस्ड होगे उसके सॉल्यूशन पे। आप पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओगे जी, बट आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप मोबाइल में ही लगे हुए हो, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है उस पे। तो दीज थिंग्स आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, यूज ऑफ एआई इन योर फील्ड कितना बढ़ चुका है जी, और स्पेशली आपके प्रोफेशन में कितना यूज हो रहा है? तो सर एआई इज कमिंग अप इन बिग वे। हमारी फील्ड के अंदर भी, मतलब आई थिंक आई के अंदर इट वाज वन ऑफ द पायनियर्स की आई की फील्ड, जिसके अंदर एआई को इंट्रोड्यूस करा गया जी, और डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है। काफी चीजें तो हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर जी। आपको याद हो सुंदर पिचई आज से कुछ साल पहले आए थे एक ग्लोबल स्टेज पे, और उन्होंने इन्फॉर्म करा था कि वो आई के रेटिनल स्कैन से हार्ट की कंडीशंस डिटेक्ट कर रहे हैं।
सो दीज थिंग्स आर कमिंग अप। अब वो ट्रायल स्टेजेस में है, जो वो तब एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्टेज पे थी, डाटा कलेक्शन स्टेज पे थी, वो आज प्रैक्टिकल स्टेज में एक क्लिनिकल ट्रायल्स की फॉर्म में आ चुका है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये सारी चीजें हो रही हैं, डाटा कलेक्ट हो रहा है। इवन हमारे पास भी कई ऐसी एप्स आई हैं जो हमारे से डाटा कलेक्ट करती हैं और फर्दर हमारी इंटरप्रिटेशन को और अपनी इंटरप्रिटेशन को मैच करती हैं। तो आई के अंदर ये काफी आ रहा है और आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड। और एक्यूरेसी क्या रहेगी? और एक्यूरेसी सर देखो, ये सारा काम आ तो चुका ही है। ये सारा काम जो अभी हो रहा है उसकी एक्यूरेसी को ही डिफाइन करने के लिए हो रहा है। जितनी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए उतना अच्छा है। तो इट इज एन एवर गोइंग प्रोसेस। आज तक हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो एआई हमारे से ऊपर तो नहीं जाएगा, हमसे ही सीखेगा। लेकिन ये है कि मेरे से ज्यादा सीख जाएगा। मैं 10 टीचर से पढ़ा हूं, एआई 10 लाख टीचर से पढ़ रहा है। ठीक है, जो भी डाटा हम सारे डाल रहे हैं वो उसको पढ़ रहा है, उसको लर्न कर रहा है, उसके ऊपर उसके एल्गोरिथम्स बन रहे हैं, उसके मोड्स बन रहे हैं और उससे उसकी इंटरप्रिटेशन आ रही है जी। राइट, कई चीजें हो सकती है जो हम मिस कर देते हैं लेकिन वो एआई पिक कर रहा है। सो एक डॉक्टर के लिए भी एआई को यूज करना और उसको माइंडफुली यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन वी गेट स्केयर्ड और वी गेट कॉम्पिटिटिव कि नहीं एआई हमारा कुछ ले जाएगा, हमारा कुछ खा लेगा जी। ठीक है, वो चलो जब होगा तब देखेंगे, तब और एवेन्यूज खुल जाएंगे। इसी पे आ रहा था कि डॉक्टर वर्सेस एआई। हाँ सर, देखो जब पेशेंट एआई यूज करता है तो आई डोंट थिंक आप उसको ब्लाइंडली यूज कर सकते हो। वही है ना, जैसे एआई को यूज करने के लिए आजकल सारे देख रहे हैं कोडिंग चाहिए, एल्गोरिथम्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड्स चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो। मैं कहूँ कि एआई के थ्रू मैं कोई ऐप बना दूंगा तो यार मेरी वो फील्ड नहीं है, मैं वो ऐप नहीं बना सकता जो शायद आप टेक्निकल बंदे हो आप बना सकते हो, है ना। ऐसी एआई के थ्रू कोई पेशेंट सोचे कि मैं डायग्नोसिस निकाल दूंगा, तो भाई वो वैसा डायग्नोसिस नहीं निकाल सकता जो डॉक्टर निकालेगा। दूसरी एक बात है, जैसे हम पहले कहते थे गूगल से लोग गूगल नॉलेज लेके आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि गूगल पेशेंट कहते हैं। डॉक्टर फील्ड में बड़ा मजाक भी इसका बनता है और कई लोगों ने अच्छे अच्छे मीम्स भी बना रखे हैं और लगा रखे हैं कि ये है वो है, ये गूगल वाले के लिए फीस ज्यादा है। सो दीज आर काइंड ऑफ मीम्स की जो यूज होती हैं। बट द पॉइंट इज कि अब पेशेंट भी रियलाइज करते हैं, अब बहुत कम हो गया कि गूगल पे पढ़ के आते हैं तो एटलीस्ट हमारे सामने नहीं बोलते। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। यस, क्योंकि बहुत मिसडायग्नोसिस हुए हैं, बहुत पेशेंट ने अपना हार्म करा है और एंजाइटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। ये गूगल से पहले पढ़ के अपने आप को टेंशन में डाल लेना, क्योंकि आपकी उंगली पे खरोच भी लगी है, आपकी आंख के अंदर आपको रेड स्पॉट दिख गया, सो गूगल ने तो उसके सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देने कि भाई इसके अंदर ये 50 चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, राइट। वर्स्ट टू वर्स्ट आपने सिंपल डाल के देखो रेड आई, उसने 50 चीजें दे देनी है और हाईलाइट कर देना जो 2-3 खतरनाक चीजें हैं। आपका ध्यान उन 2-3 चीजों पे जाएगा, उसमें से कुछ कैंसर निकलेगा, कुछ टीबी निकलेगा, कुछ ये निकलेगा, कुछ वो निकलेगा, आप उस पर क्लिक करते जाओगे, अल्टीमेटली आप अपने दिमाग में बिठा के बैठ जाओगे पता नहीं मेरे को क्या हो गया, कि अब तो मेरी आंख गई। गूगल का एंड रिजल्ट 2 ही होते हैं, या आपकी आंख जाती है या आप जाते हो, तो इसलिए उससे पेशेंट घबरा जाता है जी, राइट। सो ऐसी एआई को है कि आपको कीवर्ड्स नहीं पता कि क्या डालने हैं, आपको ये नहीं पता कि सिम्टम क्या बोलना है, साइन कौन सा बोलना है, क्या सिम्टम होता है, क्या साइन होता है जी, क्या इन्वेस्टिगेशन है। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आपसे वो एक्यूरेटली पूछ ले कि अच्छा ये हो रहा है आपको, फिर ये हो रहा है, ये चीज है, ये चीज है जी, नहीं, वो इतना नहीं बता पाएगा। हाँ, आप उसमें सही एक्यूरेट आप इस पे इंफॉर्मेशन डालोगे तो आपको वो, मेरे ख्याल से जितना मैंने अपने लेवल पे टेस्ट करा है, तो आपको काफी हद तक एक्यूरेट देता है। बट गलती कहाँ होती है कि आपको यही नहीं पता कि सही आपने कीवर्ड्स डाले हैं कि नहीं डाले, आपने सिम्टम सही डाले कि नहीं डाले, आपने अपनी फीलिंग्स डाल दी, फीलिंग्स के बेसिस पे तो बहुत कुछ बना के दे देगा। मोस्ट कॉमन थिंग आज के जमाने में, पिछले जमाने में भी था, आज के जमाने में भी और बढ़ता जाएगा, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का आई साइड पे कितना फर्क पड़ता है? स्ट्रेस का सर पूरे शरीर पे फर्क पड़ता है। स्ट्रेस वर्ड जो है ये बेसिकली हमारे ब्रेन के लिए या हमारे माइंड के लिए यूज किया गया है। फिर वही बात है कि हमारा जो ब्रेन का ही आउट पाउचिंग हमारी आई है। तो स्ट्रेस का अगर हम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लोग ज्यादा एंग्शियस होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम उनको टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। टाइप ए, ज्यादा एंग्शियस लोग, इनके अंदर एक तरह का आंख के अंदर सोजिश आ जाती है, उसको CSCR कहते हैं कि आंख के अंदर सोजिश आ गई। ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन एकदम से पेशेंट की विजन डाउन हो जाती है, उसको सामने काला धब्बा दिखने लग जाता है। ऐसी बहुत पेशेंट आते हैं और जनरली ये पेशेंट यंग होते हैं। तो जब हम स्ट्रेस वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेस वर्ड अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस स्ट्रेस वर्ड कि ये यंग लोगों में ज्यादा है। हमारे जो बड़े हैं वो स्ट्रेस वाली स्टेज से बाहर हैं और वो बड़े संभले हुए लोग हैं, लाइटली लेते हैं। नहीं, संभले हुए लोग हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, उनको पता है किस चीज का स्ट्रेस लेना और किसका नहीं लेना, राइट।
बच्चे हैं, बच्चों का स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे भी ये टर्म यूज करने लग गए हैं, विच मैं सारे लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ अपने बच्चों के सामने स्ट्रेस वर्ड्स, एंजाइटी वर्ड, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने। उनको पता ही नहीं है, ये तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनको कि बेटा तेरे को स्ट्रेस तो नहीं हुआ। मैं तो बड़ी बार देखा है क्लिनिक पे लोग आते हैं कि बेटा ना बच्चा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है। अरे भाई स्ट्रेस में सारे आप भी थे बचपन में, लेकिन बोल बोल के फिर कल को बच्चा भी बोलता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, फिर आप एकदम से एंग्शियस हो जाते हो। बेसिकली बच्चा रिफ्लेक्ट करता है जो माँ बाप के इमोशंस होते हैं, छोटा बच्चा स्पेशली। आज से बहुत साल पहले हमने तो ये वर्ड ही नहीं सुने थे, एंजाइटी। हद से ज्यादा कैसे यार मैंने घबराहट हो रही है। हाँ चलो वो अब एंजाइटी उसको कहने लगे, घबराहट देसी टर्म है, अपने को ठीक लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों में भी होने लग गई है, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन आपका स्क्रीन टाइम है, ओवर स्टिमुलेशन है, कंपैरिजन है, ओवर एक्सपोजर है। यही सब कारण है ना, यंग में भी और बच्चों में भी और बड़ों में भी यही सब कारण है एंजाइटी के, स्ट्रेस के। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हाफ इंफॉर्मेशन है, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है, सेल्फ इंटरप्रिटेशन है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। अगर आप मेडिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपको डॉक्टर चाहिए। आप डिजिटल इंटरप्रिटेशन की बात करें, कंटेंट क्रिएशन है, तो उसके अंदर आपको एक, जैसे आप हैं टेक्निकल, एक बंदा चाहिए जो कंटेंट क्रिएटर हो जी। नहीं तो मैं कंटेंट क्रिएट करने जाऊंगा या कोई मेरे जैसा बंदा जाएगा कंटेंट क्रिएट करने, उसकी कंटेंट क्रिएशन में और एक प्रोफेशनल की कंटेंट क्रिएशन में जमीन आसमान का फर्क सबको दिखता है। लोग घर में बैठ के रीलें बना रहे हैं और एक कोई प्रोफेशनल स्टूडियो में बैठ के रील बना रहा है, उसका फर्क दिखता है। तो एआई सब कुछ अपने आप से आप नहीं कर सकते, आपको उसको एक प्रॉपर कीवर्ड्स, इनपुट्स देने पड़ते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बहुत हमारी हेल्दी डिस्कशन रही, बट हाँ जी सर, ऑन द एंड नोट अभी तो हमारा बहुत सारी डिस्कशंस पेंडिंग है, सून इसका हम पार्ट 2 भी रिलीज करेंगे। हाँ सर, अभी तो बहुत मेजर टॉपिक हैं ऐसे जिसपे हम और बात कर सकते हैं, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD जी। तो हाँ मिलेंगे, जरूर जल्दी मिलेंगे उसको डिस्कस करने के लिए। सो यहीं पे हम लेते हैं एंड नोट आपसे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ आपने जरूर शेयर करना है ताकि उनका विजन, उनकी आईसाइट, ये सारा कुछ हेल्दी एंड वेल्दी रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू।